तो कहानी की शुरुआत में हमें पहले थोड़ी सी हिस्ट्री बताई जाती है। कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम लॉयड है और अभी हम देखते हैं कि वो एक मैजिकल वर्ल्ड में एक प्रिंस के सामने था। यहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो एक कॉमनर है। हालांकि हर चीज की तरह इस सीरीज में भी नोबल फैमिली कॉमनर्स को बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट करती है, लेकिन लॉयड को और ज्यादा बुरी तरह से ट्रीट किया जा रहा था क्योंकि उसके पास बहुत ही कम मैजिक पावर है। एक कॉमनर के हिसाब से भी देखा जाए तो उसके पास बहुत लो लेवल पावर है। यहाँ प्रिंस उसे खत्म करने वाला था जिससे पहले वो उसकी आखिरी इच्छा पूछता है। हालांकि लॉयड खुद को बचाने के लिए इसका इच्छा तो कुछ नहीं बताता, लेकिन प्रिंस पर ही हमला कर देता है। वो अपने फायर मैजिक पावर का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन उसके पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी, जिस वजह से वो फायर स्पेल क्रिएट नहीं हो पाता। प्रिंस और बाकी सभी लोग हंसने लगते हैं और इसके बाद प्रिंस अपने मैजिक का यूज कर उसे खत्म करता है। लेकिन जब लॉयड की बॉडी जल रही थी तो वो दर्द से चीख रहा था, लेकिन अगले ही पल वो हंसने लगता है। वो गॉड से कहता है कि काश उसे भी मैजिक आता, वो भी मैजिक सीखना चाहता है। अब यहाँ से इस कहानी की शुरुआत होती है क्योंकि अगले ही पल लॉयड को देखते हैं जो कि एक न्यू बॉर्न बेबी बन चुका था। हालांकि शुरुआत में उसे ये चीज नहीं पता थी कि जब वो उठता है तो सामने बहुत सारी मेड को देखता है जो कि उसे खुद से बड़ी लग रही थी। इस वजह से उसे लग रहा था कि शायद वो जायंट के बीच में आ चुका है, लेकिन फिर भी वो अपने हाथ को देखता है कि उसके हाथ तो छोटे हैं। हालांकि इसके बाद अब लॉयड अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से अब वहाँ पर एक फायर स्पेल क्रिएट होता है। लेकिन इस बार इस रेइनकार्नेशन के बाद उसकी पावर इतनी बढ़ चुकी थी, इस अटैक से वहाँ कासल की जो छत है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। बाहर जो किंगडम के लोग थे वो ये सब देख रहे थे। हालांकि वो डरे नहीं थे बल्कि वो सेलिब्रेट कर रहे थे क्योंकि किंगडम में से 7th प्रिंस ने जन्म लिया है। वैसे इस तरफ वहाँ जो सारी मेड लॉयड के पास खड़ी हुई थी वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन लॉयड के चेहरे पर स्माइल थी ये देखकर कि फाइनली अब वो भी हाई लेवल मैजिक का यूज कर सकता है। अब यहाँ से कुछ साल बीत जाते हैं। हम देखते हैं कि किंगडम में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। दूसरी तरफ हम वहाँ पैलेस के अंदर सभी लॉयड को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें लॉयड की कहीं नहीं मिल रहा था। उन्होंने पैलेस का एक पोर्शन देख लिया था और इसलिए अब वो दूसरे पोर्शन की तरफ बढ़ती हैं। हालांकि जब वो वहाँ से चली जाती हैं तभी लॉयड सामने आता है। लॉयड उनसे छुपने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसे नॉर्मल एक्टिविटी करना पसंद नहीं। अब तभी उसकी मुलाकात दो आदमियों से होती है, जहाँ पर अभी वो पहले वाला आदमी लॉयड से पूछता है कि वो ये क्या कर रहा है। वैसे वो पहला आदमी थोड़ा सा चिल्ला रहा था, जिस वजह से लॉयड तुरंत ही उसे चुप कराता है और कहता है कि अगर तुम चिल्लाओगे तो वो मेड सुन लेंगी और मुझे ढूंढ लेंगी। यहाँ पर वो आदमी कहता है कि हम दोनों हंट के लिए जा रहे हैं, अगर तुम चलना चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो। लेकिन लॉयड इस पर कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। हालांकि वो आदमी लॉयड को समझाने की कोशिश कर रहा था कि एक प्रिंस होने के बाद तुम्हें मैजिक पर और अपनी पावर पर कंट्रोल रखना सीखना होगा, लेकिन लॉयड ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया था। वहाँ पर उस आदमी का दोस्त उससे कहता है कि तुम किससे बात कर रहे हो, लॉयड तो जा चुका है। हालांकि उसका दोस्त ये भी पूछता है कि आखिर तुम 7th प्रिंस पर इतना ज्यादा ध्यान क्यों दे रहे हो, वो 7th प्रिंस है, इसका मतलब उसे क्राउन मिलना यानी कि मतलब राजगद्दी मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, फिर तुम उसके बारे में इतना क्यों सोचते हो। जिस पर वो आदमी कहता है कि लॉयड कोई मामूली लड़का नहीं है, बचपन में जहाँ बच्चे रोते हैं उस टाइम पर उसने मैजिक स्पेल पढ़ना शुरू कर दिया था। उसकी बाकी सारी एक्टिविटी भी बहुत ही अलग थी। इसकी वजह से उस आदमी को बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि लॉयड कुछ बड़ा करेगा। साथ ही वो कह रहा था कि उसके हिसाब से लॉयड एक महान सेज यानी कि एक महान मैजिशियन विलियम का रेइनकार्नेशन है। हालांकि इस पर एक उसका दोस्त कहता है कि तुम ज्यादा सोच रहे हो, प्रिंस को देखकर नहीं लगता कि वो विलियम के रेइनकार्नेशन से हो सकता है। इस तरफ लॉयड अभी भाग रहा था, लेकिन तभी वो सीढ़ियों से जब छलांग लगाता है तो अचानक से उसकी पूरी लाइफ की सारी मेमोरीज उसके दिमाग में घूमने लगती हैं। वो सब देखकर हैरान था कि उसे उसकी पुरानी मेमोरीज क्यों याद आ रही हैं। उसे जानने को मिलता है कि वो एक कॉमनर है, पर वो ये सोच रहा था कि आखिर मैं कॉमनर था, फिर मेरा जन्म एक रॉयल फैमिली में 7th प्रिंस के रूप में क्यों हुआ। हालांकि अब लॉयड भले ही रीबोर्न हो चुका है, लेकिन उसे प्रिंस बनकर कुछ नहीं करना, मतलब कि उसने वो पाथ चुना ही नहीं। उसे सिर्फ मैजिक के बारे में पता लगाना है, ये देखना है कि इस दुनिया में कितने तरह के मैजिक हैं और मैजिक आखिर कितना औसम है। अब इसीलिए वो अभी मेड से छुप रहा था। हमें जानने को मिलता है कि वो अभी मैजिक लाइब्रेरी आना चाहता था। वो यहाँ पर इसलिए आना चाहता था क्योंकि ये जगह उसे बहुत ज्यादा पसंद है। पिछली लाइफ में जब वो कॉमनर था तब वो एक मैजिक एकेडमी गया था, लेकिन उस मैजिक एकेडमी में उसे जितना सीखने को नहीं मिला उससे ज्यादा यहाँ पर नॉर्मल्स बुक रखी हुई है। यहाँ पर बुक्स की गिनती इतनी है कि अगर कोई रोज भी एक पढ़े तो उसे कई साल लग जाएंगे यहाँ की पूरी बुक पढ़ने में। अभी वो एक मैजिक बुक निकालता है, वो उसे पढ़ने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है। इस लड़की का नाम सिल्विया है। सिल्विया यहाँ लॉयड के साथ उस बुक को छीन लेती है। वो थोड़ी गुस्सा थी क्योंकि लॉयड सभी मेड से छुपकर भाग रहा था। वैसे सिल्विया का काम है कि वो लॉयड को ट्रेन करे और उसे स्वॉर्ड चलाना सिखाए, और इसलिए अभी यहाँ पर आई थी। अगले सीन में उन दोनों में स्वॉर्ड फाइट होती है। हालांकि लॉयड बहुत टाइम से इस चीज की प्रैक्टिस कर रहा है, इस वजह से वो इसमें ज्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी सिल्विया
एक्सपीरियंस्ड है, इस वजह से उसे हरा पाना थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ पर लॉयड उससे कहता है कि तुम रोज रोज मुझे ये स्वॉर्ड प्रैक्टिस क्यों कराती हो, मुझे तो थ्रोन पर बैठना भी नहीं है। लेकिन इस पर सिल्विया कहने लगती है कि इस दुनिया में सिर्फ थ्रोन पर ही बैठना सब कुछ नहीं है, अगर तुम कमजोर रहे तो आगे चलकर तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगी। साथ ही वो ये भी कहती है कि तुम प्रिंस हो, तुम्हें तलवार चलाना सीखनी होगी, वरना इससे रॉयल फैमिली की इज्जत भी कम होगी। अब इसके बाद में फिर से उनमें स्वॉर्ड फाइट शुरू हो गई थी, जिस दौरान लॉयड सोच रहा था कि वो इस तरह से तो इस चीज से नहीं बच सकता। हालांकि यहाँ पर लॉयड होल्ड बैक कर रहा था, मतलब लॉयड अपनी पूरी पावर नहीं दिखा रहा था। वो मैजिक का इस्तेमाल करते हुए स्वॉर्ड फाइट आराम से जीत सकता है, लेकिन वो यहाँ पर सिर्फ मिरर मैजिक का यूज कर रहा था, जिससे कि वो सिल्विया के हर एक अटैक और मूवमेंट समझ पाता है। वो जैसा मूव कर रही थी वैसा ही सेम मूव कर उसके अटैक को रोकता है। हालांकि सिल्विया को ये चीज समझ में नहीं आई थी, वो तो लॉयड की तारीफ कर रही थी कि वो हर दिन पहले से ज्यादा बेहतर होता जा रहा है। लेकिन लॉयड बेहतर नहीं हो रहा था, बल्कि वो सिर्फ सिल्विया जिस तरह से लड़ रही है उसकी तरह लड़ रहा था। हालांकि अब कुछ देर तक इसी तरह से लड़ने के बाद लॉयड ये चीज नोटिस करता है कि वो थकने लगा है, लेकिन सिल्विया नहीं थक रही थी, क्योंकि इसे इस तरह से लड़ने का बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है। लॉयड सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं हार जाऊंगा। सिल्विया मुझसे बड़ी है, इस वजह से उसे बहुत ही ज्यादा एडवांटेज है। लेकिन फिर लॉयड और भी कई सारे मैजिक्स के बारे में याद करता है, जैसे कि यहाँ पर उसने अपनी मैजिक पावर से अपनी तलवार का थोड़ा सा बड़ा कर लिया था। साथ ही उसने अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को भी कुछ मिनट्स के लिए बढ़ा लिया था। इसके बाद वो फिर से हमला करना शुरू करता है। नॉर्मल अटैक से कुछ नहीं होने वाला था, इसी वजह से वो पहले मिरर मैजिक का यूज करते हुए सेम सिल्विया की तरह हमला कर रहा था, जिससे कि सिल्विया की हर अटैक ब्लॉक हो सके। और अगले ही पल लॉयड वहां से अपनी पोजीशन चेंज करते हुए सिल्विया के पीछे आ जाता है और सिल्विया पर हमला करने लगता है। लेकिन तभी सिल्विया अपनी तलवार आगे करते हुए उसके इस अटैक को रोक लेती है, जो देखकर लॉयड हैरान था। और सिल्विया समझ गई थी कि लॉयड ने मैजिक का यूज किया है, इसका मतलब उसने चीटिंग की है। हालांकि पहले वो लॉयड को थोड़ी सी डांट पड़ती है, यहाँ पर सिल्विया ने उसकी तलवार भी दूर हटा दी थी, लेकिन बाद में उसके साथ चिपकते हुए कहने लगती है कि सच में वो महान है, वो 2 स्पेल को एक साथ यूज कर पा रहा है, जो कि अच्छे मैजिशियन तक नहीं कर पाते। साथ ही वो इतने दिनों से चीटिंग कर रहा है, इस चीज पर सिल्विया को पता नहीं चलता। इस वजह से वो लॉयड से इम्प्रेस होते हुए कह रही थी कि तुमने कमाल कर दिया। लेकिन लॉयड को ये चीज पसंद नहीं आती कि वो उसे भले ही अच्छे से कह रही है, लेकिन कह तो चीटर ही रही है। हालांकि लॉयड अभी ये भी सोच रहा था कि अच्छा है, इसे पता नहीं चला कि मैंने एक टाइम पर 2 स्पेल नहीं बल्कि 4 स्पेल का यूज किया। असल में लॉयड ने अपनी तलवार बड़ी कर ली थी, जो कि क्रिस्टल स्पेल में आता है, और उसने अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को भी कुछ मिनट्स के लिए बढ़ा लिया था। पर वो ये बात सिल्विया को नहीं बताता, वरना वो उससे और ज्यादा चिपकेगी। वैसे अब इसके बाद प्रिंस के नहाने का टाइम था, इस वजह से सिल्विया उसे वहाँ से ले जाने लगती है। हालांकि लॉयड मना करता है कि नहीं, अब वो इतना बड़ा हो चुका है कि वो खुद से नहा सकता है, लेकिन सिल्विया नहीं सुनती। अब वो जहाँ पर जा रहे थे वहाँ पर एक बड़ा सा स्विमिंग पूल टाइप का एरिया है, और वहाँ पर सभी मेड भी थे। वो सभी लॉयड को नहला रहे थे, इस वजह से लॉयड बहुत दुखी था, क्योंकि वो अपनी मैजिक बुक को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा। पर तभी वो बाकी सारी मेड लॉयड से कहने लगती हैं कि उसे लाइब्रेरी में कम जाना चाहिए, वरना वो बुक वाला डीमन उसे पकड़ लेगा। ये सुनकर लॉयड हैरान था। वो पूछता है कि क्या लाइब्रेरी में कोई डीमन है, जिस पर वो सभी बताते हैं कि हाँ, एक बुक है जिससे ग्रिम वॉर की बुक कहा जाता है, उसके अंदर एक डीमन कैद है। अगर तुमने ज्यादा बुक खोली और तुम्हें गलती से वो बुक मिल गई तो वो डीमन तुम्हें पकड़ लेगा। हालांकि यहाँ पर सिल्विया इन सब चीजों में नहीं मानती, और वो ये भी जानती है कि लॉयड भी इस पर यकीन नहीं करेगा। लेकिन वहाँ लॉयड तो कांप रहा था, साथ ही वो थोड़ा एक्साइटेड भी था ये चीज सुनने के लिए। बाद में अब वहाँ से लॉयड को सोने जाना था, जिस पर वो सभी मेड झगड़ा करने लगती है कि कौन उसे लेकर जाएगा। हालांकि सिल्विया उन सभी से सीनियर है, इस वजह से उसे ये चांस मिलने वाला था, लेकिन बाहर की मेड भी अपने हक के लिए लड़ रही थी। पर इस चीज का फायदा उठाते हुए लॉयड चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वैसे अब यहाँ पर दूसरी जगह आने के बाद वो ये भी सोच रहा था कि आखिर वो लाइब्रेरी होगी किस तरह की। असल में लाइब्रेरी वहाँ अंडरग्राउंड बसी हुई है, और इस पर एक सील लगी हुई है, और कुछ गार्ड्स उसे प्रोटेक्ट करते हैं। अभी जानने के लिए लॉयड तुरंत ही रात के टाइम वहाँ चला गया था। पहले वो एक स्पेल इस्तेमाल करता है, जिससे कि वो एक गार्ड उसे देख ना पाए। अभी वो गार्ड भी यही बात कर रहे थे कि हमें यहाँ पर खड़े करके रखा गया है, जबकि इस लाइब्रेरी के अंदर कोई आता जाता नहीं। असल में किंगडम के 10 बहुत पावरफुल मैगिस ने वहाँ एक स्पेल क्रिएट करते हुए एक लॉक लगाया है, जो कि एक सील है, और उसे डिस्ट्रॉय करना नामुमकिन है। पर जब लॉयड वहाँ पहुँचता है तो वो थोड़ी ही मैजिक पावर से आराम से ही उस सील को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इसके बाद वो लाइब्रेरी के अंदर आ चुका था, जहाँ उसे कई तरह की इंटरेस्टिंग बुक देखने को मिलती है। वो एक एक कर उन सभी बुक को उठा रहा था। हालांकि उसे याद आता है कि उसने सील तोड़ दिया है, इस वजह से अब वो यहाँ से जाएगा तो उसे खुद का एक बैरियर क्रिएट करना होगा, जिससे किसी को शक ना हो। हालांकि जब वो फिर से बुक उठाने लगा था, तभी उसे एक बुक दिखती है, जिसके अंदर से एक डीमन निकल कर आता है। वो डीमन एक सील में बंधा हुआ था, जिस वजह से वो उस ग्रिम वॉर से बाहर नहीं
निकल पा रहा था। लॉयड उससे पूछता है कि वो कौन है, जिस पर वो डीमन बताता है कि वो एक ग्रिम वॉर के अंदर कैद है, जिसे कई सारे पावरफुल मैग्स ने इसके अंदर कैद किया था। वो ये भी बताता है कि ये सील बहुत ज्यादा कमजोर होते जा रही है, वो उसे जल्द से जल्द तोड़ देगा, लेकिन उससे अभी ये इसमें बहुत ही टाइम लगेगा। इसलिए क्या लॉयड उसकी मदद कर उसे आजाद कर सकता है। लॉयड जो कि उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था, वो उससे कहता है कि तुम एक डीमन हो और तुम्हें कैद इसलिए किया गया था क्योंकि तुम्हें देखकर कुछ खतरा महसूस होगा। मैं नहीं चाहता कि तुम आजाद हो और फिर से मेरे किंगडम के लोगों को परेशान करो। इस चीज पर डीमन कहने लगता है कि मैं उन्हें परेशान नहीं करूंगा। वैसे जिन मैग्स ने उन्हें कैद किया था वो तो कई साल पहले मारे गए। लॉयड कहता है कि मुझे अब कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे ऊपर एक दूसरा स्पेल क्रिएट करूंगा जिससे कि तुम कभी इससे नहीं निकल पाओगे। ये सुनकर वो डीमन डर जाता है और कहने लगता है कि रुको, मैं तुम्हें एंशिएंट मैजिक सिखा सकता हूँ जो कि अब बुकों से गायब हो चुका है। ये चीज सुनने के बाद लॉयड थोड़ा सा हैरान था और उसे डीमन की बात में थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगा था। वैसे भी वो सोचता है कि पिछली लाइफ में जब एक प्रिंस ने उसे खत्म किया था तब उसने ये भी कहा था कि मैजिक कभी भी उसे नहीं चुनने वाला, लेकिन इस जन्म में उसके पास ऐसी बॉडी है जो कि मैजिक के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। उसके अंदर एनर्जी की कोई कमी नहीं है। वो तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर से एक स्पेल क्रिएट करते हुए एक चाबी बनाता है जिससे वो डीमन अगले ही पल आजाद हो चुका था। वो डीमन बाहर निकलकर बहुत ज्यादा खुश था, उसे तो अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। हालांकि लॉयड उसे कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें मुझे एंशिएंट मैजिक के बारे में बताना होगा। इतना सुनकर वो डीमन कहता है बिल्कुल, मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगा, और इतना कहते हुए वो एक बहुत ही पुराना एंशिएंट मैजिक से लॉयड के ऊपर हमला कर देता है। लॉयड को लगता है कि शायद सच में वो उसे अपनी पावर दिखा रहा है। यहाँ पर वो डीमन सोच रहा था कि शायद लॉयड मारा गया, पर तभी हम देखते हैं कि लॉयड ने एक बैरियर क्रिएट कर लिया था जिसने उस डीमन के अटैक को रोक दिया। ये देखकर वो डीमन हैरान था। वैसे इधर लॉयड भी हैरान था क्योंकि इस तरह के मैजिक के बारे में उसने कभी नहीं सुना। ये सच में एक एंशिएंट मैजिक है। लॉयड कहता है कि क्या तुम मुझे इसे ऐसा कुछ और मैजिक दिखा सकते हो। अब इस चीज से उस डीमन को गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत ही अपने कई सारे पावरफुल अटैक्स का इस्तेमाल करते हुए लॉयड पर हमला करता है, लेकिन वो किसी भी स्पेल का इस्तेमाल करे लॉयड का वो बैरियर उन अटैक रोक लेता था। हालांकि लॉयड सरप्राइज था कि आखिर इस डीमन के अटैक किस तरह के होंगे। इस वजह से वो अपनी एक उंगली उस बैरियर के बाहर निकालता है। हालांकि उसकी उंगली पर अच्छा खासा डैमेज पहुंचा था, लेकिन लॉयड ने उसे तुरंत ही हील कर लिया था। अभी लॉयड सोच रहा था कि क्या ये डीमन सिर्फ इतना ही तेजी से हमला कर सकता है, लेकिन इतने में उस डीमन का एक और सर बाहर निकल कर आता है जिसकी वजह से उसकी पावर डबल हो चुकी थी। लॉयड सरप्राइज था कि शायद अब उसे कुछ अच्छा अटैक देखने को मिले। यहाँ पर अभी वो डीमन अपनी डबल पावर से हमला करता है। इस पावर की वजह से लॉयड का जो बैरियर था वो डिस्ट्रॉय तो नहीं हुआ, लेकिन इस डीमन की एनर्जी उस बैरियर के अंदर भी जा रही थी। लॉयड उस एनर्जी को महसूस कर पा रहा था और हल्का सा सरप्राइज था। इस तरफ वो डीमन ज्यादा हैरान था क्योंकि उसके कोई भी अटैक लॉयड को टच नहीं कर पा रहे थे, और अगर टच हो भी रहे थे तो उससे लॉयड को कोई खास डैमेज नहीं पहुंच रहा था। वो समझ गया था कि वो लॉयड को नहीं हरा सकता, इस वजह से वो वहां से भागने का फैसला करता है। लेकिन जब वो भाग रहा था तभी वो एक दूसरा बैरियर से टकरा जाता है, क्योंकि लॉयड ने उस पूरी लाइब्रेरी में इस तरह के बहुत ही सारे बैरियर क्रिएट कर दिए थे जिससे कि वो डीमन भाग ना सके। वो डीमन कहता है कि तुम तो चीटिंग कर रहे हो, पर लॉयड कहता है वो जानता है कि तुम तो किसी तरह के स्पेल का यूज करने वाले हो। अब वो डीमन फैसला करता है कि वो लॉयड को खत्म कर देगा, लेकिन लॉयड को उसके स्पेल के बारे में पहले तो पता नहीं था, और उसके बाद अब लॉयड अपने एक स्पेल का इस्तेमाल करता है ये देखने के लिए कि वो डीमन किस तरह से डिफेंस करेगा। हालांकि लॉयड का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और वो डीमन उस अटैक को डोज नहीं कर पाता, इस वजह से वो वहीं पर नीचे गिर जाता है। लॉयड अभी थोड़ा सा हैरान था और सोच रहा था कि आखिर डीमन ने उसके अटैक को डोज क्यों नहीं किया, लेकिन इसके बाद वो लाइब्रेरी की कंडीशन देखता है और अपने मैजिक से उसे फिर से रिक्रिएट कर देता है। इसकी वजह से लाइब्रेरी पहले की तरह हो गई थी। ये सब देखने के बाद अभी वो डीमन हैरान था और वो समझ गया था कि वो लॉयड के सामने कुछ भी नहीं है। इस वजह से वो अपनी लॉयड से बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ बात करता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि वो लॉयड की मदद कर सकता है उसका फैमिलियर बनकर। लॉयड को इनमें से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन लॉयड किसी भी इतने खतरनाक दिखने वाले डीमन को अपने साथ नहीं रख सकता। इसकी वजह से वो डीमन एक क्यूट डीमन में कन्वर्ट हो जाता है। लॉयड अपने केव को ऊपर करते हुए कहता है कि वो उसके साथ चल सकता है। ये सुनकर वो डीमन खुश था क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने लॉयड की बॉडी को टच किया तो वो अपनी मैजिक पावर से लॉयड की बॉडी को हर्ट कर सकता है। वो सोचता है कि लॉयड सच में कितना ज्यादा बेवकूफ है, और इसके बाद अब वो सीधा लॉयड से जाकर चिपक गया था। लेकिन वो यहाँ पर लॉयड की माना यानी कि एनर्जी को महसूस करता है जो कि बहुत ही ज्यादा डेंस और बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, जिसकी वजह से वो डीमन घबरा गया था। वो फैसला करता है कि वो कोई भी गलती नहीं करेगा और चुपचाप लॉयड की बात मानेगा। इसके बाद लॉयड फिर से वहाँ लाइब्रेरी के अंदर चला जाता है और वहाँ सभी रखी हुई बुक्स को पढ़ना शुरू कर देता है। अब अगले सीन में हम अगले दिन का सीन देखते हैं। यहाँ पर अभी हम सेकंड प्रिंस को देखते हैं जिसका नाम रॉबर्ट है, और वो अभी लाइब्रेरी की तरफ जा रहा था क्योंकि उसे कुछ मेड से पता चला था कि लॉयड अभी लाइब्रेरी के अंदर है। यहाँ पर जब रॉबर्ट उस लाइब्रेरी के गेट पर
पहुंचता है। तभी वो डीमन लॉयड को बता देता है कि यहाँ पर कोई आ रहा है जिसकी मैजिक पावर अच्छी खासी है। लॉयड जब वहाँ सामने रॉबर्ट को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। अगले सीन में रॉबर्ट उसे बाहर ट्रेनिंग सेक्शन एरिया की तरफ ले जाता है जहाँ पर अभी रॉबर्ट प्रैक्टिस कर रहा था मैजिक वगैरह के बारे में, और लॉयड उसे बहुत इंटरेस्टिंग नजरों से देख रहा था। लॉयड रॉबर्ट के साथ रहना पसंद करता है क्योंकि रॉबर्ट जब भी ट्रेनिंग करता है वो उसे बुलाता है, और इस रॉबर्ट की ट्रेनिंग के बहाने लॉयड भी अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल कर पाता है। वैसे रॉबर्ट बहुत ही टैलेंटेड है और सेकंड प्रिंस है, इस वजह से सभी कहते हैं कि शायद अगला किंग वही बनेगा क्योंकि वो बचपन से ही बहुत ज्यादा समझदार है, बिल्कुल लॉयड की तरह। वैसे अब लॉयड की बारी थी, उसे बुलाया जाता है। सामने कुछ टारगेट बने हुए थे जिन पर कुछ नंबर्स थे। लॉयड को बस अपनी मैजिक पावर से उन पर हिट करना था। लॉयड सोचता है कि उसे ज्यादा मैजिक का यूज नहीं करना और इस तरह से टारगेट हिट करने हैं जिससे कि कोई इम्प्रेस ना हो और किसी को शक ना हो कि लॉयड रॉबर्ट से ज्यादा अच्छा मैजिक यूजर है। हालांकि यहाँ पर डीमन भी उसे थोड़ी सी सलाह देता है, जैसे कि वो अपनी मैजिक पावर से जो फायर क्रिएट करेगा उसे वो सर्कल टाइप में क्रिएट करे, जिस एनर्जी का प्रेशर पीछे की तरफ ज्यादा रहेगा, जिससे कि आगे से वो फायर सॉफ्ट हो और जब वो टारगेट को हिट करे तो टारगेट डिस्ट्रॉय ना हो। हालांकि ऐसा करना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन फिर भी लॉयड ऐसा कर लेता है और जब वो टारगेट हिट करता है तो वो फायरबॉल टारगेट पर टकराते हुए वहाँ से अलग हट जाती है। सभी देखकर थोड़े से इम्प्रेस थे क्योंकि लॉयड बहुत ही कम एज का है, लेकिन तभी एक आदमी वहाँ पर हंसने लगता है क्योंकि लॉयड का टारगेट हल्का सा टच हुआ था बस। लेकिन इस चीज पर डीमन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो जानता था कि इस तरह से अटैक करना कितना ज्यादा मुश्किल है। हालांकि इसके बाद रॉबर्ट कहता है कि तुम अकेले प्रैक्टिस करना चाहो तो कर सकते हो, हमें जाना है, और इसके बाद वो सभी को वहाँ से लेकर चला जाता है। अब लॉयड इस चीज पर बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि वो अकेले इस जगह पर प्रैक्टिस कर सकता है और अपने रियल मैजिक को यूज कर सकता है। उसके दिमाग में कई तरह के आइडिया घूम रहे थे जिन्हें वो ट्राई करना चाहता था। अब यहाँ पर डीमन उससे पूछता है कि आखिर वो क्या सोच रहा है और किस तरह के अटैक का यूज करने वाला है, जिस पर लॉयड कहता है कि वो उसी डीमन की तरह डबल इनकैंटेशन मैजिक का इस्तेमाल करेगा। ये वही मैजिक है जिसे अभी हमने कुछ देर पहले वहाँ लाइब्रेरी के अंदर देखा था जब उस डीमन ने अपने दो सर क्रिएट कर लिए थे। यहाँ पर वो डीमन हैरानी से कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि डीमंस के दो सर होते हैं, इसलिए वो डबल इनकैंटेशन का यूज कर सकते हैं। पर इसके बाद अब लॉयड हाथ आगे करते हुए उस डीमन को अपने हाथ में अब्सॉर्ब कर लेता है। हम देखते हैं कि उसके हाथ पर उस डीमन का फेस अपीयर हो चुका था। हालांकि पहले लॉयड को भी नहीं लगा था कि ये काम करेगा, लेकिन अब ये चीज काम कर चुकी थी। डीमन पूछता है कि बताओ तुम इनकैंटेशन में किस मैजिक का इस्तेमाल करना चाहते हो, जिस पर लॉयड कहता है कि हम फायर स्पेल का इस्तेमाल करेंगे, वो भी एडवांस लेवल पर। अभी वो डीमन भी थोड़ा सा एक्साइटेड था, इस वजह से वो कहता है कि ठीक है, और अब वो दोनों ही इनकैंटेशन वर्ड का इस्तेमाल करते हुए अपने नए एडवांस फायर मैजिक अटैक का इस्तेमाल करने लगते हैं। पर तभी अचानक से वो डीमन कमजोर पड़ जाता है। लॉयड ये देखकर हैरान था। वो पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, जिस पर वो डीमन क्या था कि अभी तुम जिस अटैक का इस्तेमाल करने वाले थे, जिस पर लॉयड कहता है इनकैंटेशन का। जब वो डीमन थोड़ी सी डिटेल में पूछता है तो उसे सारी बात जानने को मिलती है कि असल में लॉयड जिस इनकैंटेशन की बात कर रहा था उसमें वो 100 स्पेल को एक साथ यूज करने की बात कर रहा है। इस पर उस डीमन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो लॉयड पर बहुत ज्यादा चिल्लाता है। वो कहता है कि तुम पागल हो गए हो, इस तरह से स्पेल को क्रिएट नहीं किया जा सकता क्योंकि एक इनकैंटेशन स्पेल ज्यादा से ज्यादा 3 स्पेल को कवर कर सकता है, हम 100 स्पेल को कवर नहीं कर सकते, इसमें तुम्हें मिलियंस ऑफ ईयर लग जाएंगे। अब लॉयड इस चीज पर थोड़ा सा दुखी हो गया था कि वो जो स्पेल यूज करना चाहता है उसका यूज नहीं कर सकता, लेकिन इसके बाद फिर वो कहता है कि ठीक है तो हम नॉर्मल ही स्पेल का यूज करते हैं। अभी डीमन को लग रहा था कि शायद लॉयड नॉर्मल इनकैंटेशन की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर लॉयड डबल एडवांस इनकैंटेशन की बात कर रहा था। जैसे कि अभी उस डीमन ने बताया कि हम 3 स्पेल को एक साथ यूज कर सकते हैं, वैसे ही लॉयड 2 स्पेल को एक साथ एडवांस लेवल पर यूज करना चाहता था। वो डीमन थोड़ा सा हैरान था, पर इस पर लॉयड उसे ज्यादा कुछ बोलना नहीं देता और तुरंत ही अटैक परफॉर्म करने लगता है। अभी वो दोनों कनेक्ट थे, इस वजह से वो डीमन लॉयड की माना एनर्जी के जो रिजर्व मतलब जहाँ पर लॉयड की एनर्जी जमा हुई है उस जगह को देखता है। इससे वो डीमन बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका था। यहाँ पर वो डीमन सिर्फ लॉयड को नोटिस करने का काम नहीं कर रहा था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज था। हम देखते हैं कि लॉयड उसकी और डीमन की पावर को मिलाकर उस डबल एडवांस इनकैंटेशन अटैक को परफॉर्म करता है, लेकिन अटैक किसी भी एक चीज पर करना गलत हो सकता था क्योंकि इससे बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन फैलेगा। इस वजह से लॉयड ने इस अटैक को सीधा आसमान की तरफ मोड़ दिया था। जब ये अटैक पूरी तरह से परफॉर्म हो जाता है तो हम देखते हैं कि वहाँ से एक बहुत ही खतरनाक बीम आसमान की तरफ जाती है। इस बीम को किंगडम में हर कोई देख पा रहा था। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम वहाँ रॉबर्ट और बाकी सभी को देखते हैं जहाँ पर वो आदमी बैठा हुआ था जो कि तब लॉयड पर हंस रहा था। वो रॉबर्ट से पूछता है कि आखिर रॉबर्ट लॉयड पर इतना ज्यादा ध्यान क्यों देता है, जबकि लॉयड तो इतना ज्यादा कमजोर है और उससे मैजिक की भी इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है।
लेकिन इस पर रॉबर्ट को हंसी आ रही थी। वो कहता है कि तुम लोग सच में एक टैलेंट को नहीं पहचान सकते। रॉबर्ट ने ये चीज नोटिस कर ली थी कि लॉयड ने तब अपने पावर को बहुत ही ज्यादा कम लेवल पर कंट्रोल करते हुए हमला किया था और उसके जो अटैक्स थे वो हर अटैक बिल्कुल सेम थे, जो कि किसी भी नॉर्मल मैजिक यूजर के लिए कर पाना लगभग नामुमकिन है। वो कहता है कि लॉयड बहुत ही टैलेंटेड है। वो बताता है कि आगे चलकर उससे एक बहुत ही पावरफुल साथी की जरूरत पड़ेगी और लॉयड उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इस चीज पर वो बाकी लोग बिल्कुल भी शॉक नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे कि शायद फ्यूचर में चलकर सेकंड प्रिंस यानी कि रॉबर्ट ही आने वाला किंग बनने वाला है। इसी वजह से उसे कोई ग्रेट सेज या मैजिशियन चाहिए अपनी मदद के लिए। हालांकि रॉबर्ट कहता है कि उसका मेन मोटिव अपने भाई के थोड़े करीब रहना है और वो जानता है कि उसका भाई टैलेंटेड है, इस वजह से वो थोड़ा सा सपोर्ट करता है। अब यहाँ पर वो आदमी जो कि पहले लॉयड पर हंस रहा था वो खिड़की के पास आता है और खिड़की से जब वो बाहर देखता है तो उसे जानने को मिलता है कि हर तरफ अंधेरा हो चुका है। ये चीज देखने के बाद वो हैरान था, क्योंकि अभी अभी दोपहर थी, इतनी जल्दी रात हो ही नहीं सकती। अब इसके बाद हम यहाँ वापस से लॉयड और उसी डीमन को देखते हैं। वो डीमन तो इस वक्त बहुत ही ज्यादा हैरान था ये चीज देखने के बाद कि लॉयड ने ये कर दिया, क्योंकि अभी आसमान में एक होल क्रिएट हो चुका था जहाँ पर हम स्पेस को देख पा रहे थे। लॉयड के स्पेल की वजह से सन की रोशनी आना तक रुक गई थी, इस वजह से वहाँ अंधेरा हुआ था। अभी वो डीमन बहुत ज्यादा हैरान था और लॉयड थोड़ा सा डरा हुआ था कि कहीं कोई इस चीज को नोटिस ना कर ले। हालांकि नोटिस तो सभी ने कर लिया था। लॉयड डीमन से बात करता कि हम इस स्पेल को वापस रिवर्स कैसे करें। डीमन उसे कुछ नॉलेज देता है, जिसके बाद उन्होंने फाइनली उस अटैक को रिवर्स कर लिया था, जिसकी वजह से वो हॉल वापस से क्लाउड में कन्वर्ट हो जाता है और वहाँ आसपास रोशनी फैलने लगती है। अब अगले सीन में हम अगले दिन पर आते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि लॉयड और अभी डीमन साथ में ये तभी वो डीमन आज न्यूज पेपर उठा कर लाता है जिसमें उसकी ब्लास्ट के बारे में लिखा हुआ था जो कि लॉयड ने कल किया था। हालांकि अभी डीमन लॉयड को इस बारे में बता रहा था, लेकिन इतने में ही लॉयड की नजर उस पेपर के दूसरे साइड किसी दूसरी न्यूज पर जाती है। वहाँ पर अभी एक एडवेंचरर कंपनी के बारे में बताता है। वो कहता है कि कई सारे एडवेंचरर को स्कूल के रैंक के हिसाब से अपॉइंट किया जाता है डंजन के लिए, जिससे कि वो डंजन क्लियर कर सकें और कुछ रिवॉर्ड ला सकें उन एडवेंचरर कंपनी के लिए। इसके बदले उन्हें पैसे भी मिलते हैं और वो जो डंजन के अंदर मिलने वाली चीजें हैं वो बहुत ही ज्यादा रेयर होती हैं। लॉयड सोच रहा था कि क्या उसे भी अपने एक ऐसी जर्नी पर जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद ज्यादा रेयर आइटम, क्रिस्टल और ट्रेजर मिल सकते हैं। लेकिन जब वो ये सब कह रहा था तभी डीमन उसे रोकता है और कहता है कि तुम बेवकूफ हो गए हो क्या, क्योंकि अगर तुम वहाँ पर गए तो यहाँ पर किंगडम में क्या होगा, लोग चिंता नहीं करेंगे कि प्रिंस आखिर गए कहाँ। इस पर लॉयड कहता है कि वो बेवकूफ नहीं है, बल्कि तुम हो, तुम्हें नहीं पता कि मैजिक से हर चीज ठीक हो सकती है। लॉयड तुरंत ही अपने पास से एक नट निकालता है और कहता है कि वो प्लांट रेप्लिका मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है, और अब इतना कहते हुए वो इस मैजिक का इस्तेमाल भी करता है, जिसकी वजह से वो नट वहाँ पर लॉयड का एक रेप्लिका क्रिएट करता है। रेप्लिका मतलब कि क्लोन। वो क्लोन बिल्कुल पूरी तरह से सेम लॉयड की तरह था। लॉयड कहता है कि इसका पता लगाना नामुमकिन है कि ये लॉयड नहीं है। हालांकि लॉयड को अभी भी एक बात का डर था। जब डीमन उससे पूछता है कि वो लॉयड बताता है कि वो सिल्विया को इस जंगल में नहीं फंसा सकते, क्योंकि सिल्विया पहचान जाएगी कि ये असली लॉयड नहीं बल्कि उसका रेप्लिका यानी कि क्लोन है। ये सुनने के बाद डीमन हैरान था। वो सोच रहा था कि आखिर सिल्विया है कौन जो लॉयड को इतनी अच्छी तरीके से जानती है। वैसे अब लॉयड डीमन से कहता है कि उसे यहीं पर रुकना होगा, जिससे कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन पड़ी कि उस क्लोन को डीमन की मदद की जरूरत पड़ी तो डीमन उसकी मदद कर सकता है, जिस पर डीमन हाँ कर देता है। और इसके बाद लॉयड उसे वहाँ छोड़कर वापस से अपनी जर्नी पर चला जाता है, लेकिन रास्ते में वो अपने हाथ के थ्रू वहाँ उस डीमन से कांटेक्ट भी कर पा रहा था। हालांकि इस चीज में सिग्नल की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। तो अभी वो डीमन से कनेक्ट करता है, जिससे वो डीमन से बात कर पाता है। हमें दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि लॉयड का जो क्लोन है वो इस वक्त कंघी कर रहा था और अपने लुक्स पर फोकस कर रहा था, जो चीज देखते हुए उसकी मेड हैरान थी, क्योंकि लॉयड पहली बार अपने लुक्स पर फोकस कर रहा है। वैसे यहाँ पर उस डीमन को याद आता है कि लॉयड ने उसकी जो कॉन्सिक्वेंस थी, मतलब कि एक तरीके से आप स्पिरिट समझ लो, जो स्पिरिट थी वो लॉयड के क्लोन में ट्रांसफर करती है, जिससे कि डीमन सिचुएशन संभाल सके। लेकिन इस चीज का वो डीमन गलत फायदा तो उठा सकता है, मतलब कि अगर वो चाहे तो वो लॉयड से उन क्लोन बॉडी को लेकर अभी जितने टाइम लॉयड यहाँ वापस लौट कर नहीं आ रहा तब तक वो जो मर्जी चाहे वो कर सकता है, और लॉयड को इस चीज का पता नहीं लगेगा। जो डीमन लॉयड को बताता है लॉयड को सिर्फ वही सच लगेगा। इस चीज पर डीमन बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। तभी लॉयड उससे कहता है कि मैं तुम्हारे भरोसे अपने क्लोन को छोड़ के जा रहा हूँ, इसलिए जब तक मैं ना लौटूं तब तक तुम्हें सब कुछ संभालना है। हालांकि मुझे तुम पर भरोसा है। अभी सुनने के बाद उस डीमन का दिल पिघल गया था। वो लॉयड के शब्द सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो लॉयड को कैसे धोखा दे। वो वैसे तो कुछ नहीं करना चाहता था, पर उसके मुंह से निकल जाता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, जब तक तुम लौट कर नहीं आओगे तब तक यहाँ सारी सिचुएशन मैं संभाल लूंगा। अब लॉयड को वहाँ अपने क्लोन की
की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वैसे वो पूरी स्पीड में आगे तो बढ़ रहा था, लेकिन अचानक से वो रुक जाता है क्योंकि उसे याद आता है कि भले ही वो अपनी जर्नी पर तो निकल चुका है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसे डंजन कहाँ पर मिलने वाले हैं। लेकिन अब इतने में ही वहाँ नीचे एक लड़की को देखता है जो कि कुछ ऑर्क से डरते हुए भाग रही थी। हालांकि ऑर्क कुछ मॉन्स्टर्स होते हैं, वो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ वो लॉयड का डीमन उसे बताता है कि ये लड़की खतरे में है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। पर इतने में ही वो लड़की बाहर रुक जाती है और उन ऑर्क पर हमला करने लगती है। डीमन ये देखकर हैरान था। वो लॉयड से कहता है कि इसकी ब्रीथिंग टेक्निक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल भी लगती है। उस लड़की ने बहुत ही जल्दी उन सभी ऑर्क मॉन्स्टर को हरा दिया था और इसके बाद वो उन सभी से कहती है कि तुम सभी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, तुम्हें मुझे हराने में करीबन 100 साल लगेंगे। अब यहाँ पर लॉयड को याद आता है कि उसने कुछ बुक्स पढ़ी थी जिसमें फॉरेन कंट्री के लोगों के बारे में लिखा हुआ था। उसे जानने को मिला था कि बाहर के जो लोग हैं वो अपनी एनर्जी को काई कहकर बुलाते हैं और ये एनर्जी, इनकी एनर्जी थोड़ा अलग है क्योंकि दोनों की जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो अलग तरीके से होती हैं। हालांकि उस लड़की ने यहाँ पर लॉयड को नोटिस कर लिया था। वो कहती है कि तुम हो कौन, मेरे सामने आओ। इस तरफ वो डीमन यहाँ डर गया था, पर वो लॉयड एक्साइटेड था। वो उस लड़की से मिलना चाहता था जिससे कि वो उससे उसकी टेक्निक के बारे में पूछ सके और कुछ सीखे। साथ ही वो डंजन के बारे में भी पूछ सकता है। लेकिन इस पर वो डीमन कहता है कि तुम बेवकूफ हो क्या, अगर तुम उसके सामने आए और उसने तुम पर हमला कर दिया फिर तुम क्या करोगे, क्योंकि वैसे भी वो तो तुम्हें पहचान लेगी कि तुम यहाँ के नहीं हो। इस पर लॉयड कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो हम उसे अपनी एनिमी की तरह मानेंगे और हम भी उस पर हमला करेंगे। अब तभी अचानक से वो लड़की वहाँ लॉयड पर हमला कर देती है और उस पहाड़ के ऊपर आ जाती है। लेकिन इतने में ही लॉयड ने ऊपर लुक बदल लिया था, उसके कपड़े चेंज हो चुके थे। यहाँ पर लॉयड अपना नाम रॉबर्ट बताता है। उसने अपने भाई के थोड़े से लुक चोरी कर लिए थे और साथ ही कुछ कपड़े भी उसी की तरह पहन रखे थे। अब वो लड़की लॉयड पर हमला नहीं करती। लॉयड बताता कि वो एक एडवेंचर है और डंजन की तलाश में है, जिस पर वो लड़की बताती कि वो खुद भी एक बी क्लास की एडवेंचर है और उसका नाम ताओ है। साथ ही वो ये भी कहती है कि वो एक मार्शल आर्टिस्ट है, जो कि लॉयड और डीमन पहले ही नोटिस कर चुके थे उसकी फाइटिंग स्टाइल को देखते हुए। वैसे लॉयड नोटिस करता है कि अभी ताओ का बिहेवियर थोड़ा सा अजीब था। इस वजह से वो डीमन से मन ही मन पूछता है कि कहीं ताओ ने पहचान तो नहीं लिया कि लॉयड कौन है। इस पर डीमन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारा इल्यूजन परफेक्ट है, उसने तुम्हें नहीं पहचाना। अब यहाँ पर असल में ताओ इस वजह से थोड़ी अजीब लग रही थी क्योंकि वो बहुत टाइम बाद किसी ऐसे लड़के से मिल रही है जो कि हैंडसम भी है और उसे भाव दे रहा है। असल में ताओ पहले एक डोजो में थी जहाँ वो मार्शल आर्ट सीखा करती थी, लेकिन फिर उसने भी वो डोजो छोड़ दिया, जिसके बाद से उसे कोई ऐसा लड़का नहीं मिला जो कि उसे भाव देता हो या फिर थोड़ा ढंग का दिखता हो। वो सोचते है कि उसे किसी भी कीमत पर लॉयड को अपना बॉयफ्रेंड बनाना ही होगा। तभी लॉयड उससे कहता है कि वो डंजन की तलाश में है, उसे डंजन जाना है, क्या इसमें ताओ उसकी मदद कर सकती है। हालांकि वो ये भी कहता है कि अगर तुम मदद ना करना चाहो तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। लेकिन ताओ यहाँ तुरंत ही कहती है कि तुम बेवकूफ हो क्या, मैं मदद करूंगी। और अगले ही सीन में वो सीधा एक डंजन की एंट्रेंस पर पहुंच चुके थे। इसके बाद अब वो डंजन में एंट्री लेते हैं जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स थे। वो मॉन्स्टर पर हमला कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ताओ लियोड को इम्प्रेस करने के लिए उन सभी मॉन्स्टर्स को खत्म करते जा रही थी, पर लॉयड का ध्यान उस पर नहीं था। वो तो यहाँ आसपास में लगी हुई क्रिस्टल को देखकर इम्प्रेस था। इस चीज पर ताओ थोड़ी सी दुखी थी क्योंकि लॉयड वहाँ लगे हुए उन क्रिस्टल में ज्यादा इंटरेस्टेड है, जबकि उसके साथ ताओ है। वैसे इसके बाद अब वो वहीं डंजन में रुक गए थे और खाना खाने लगे थे, जिस दौरान लॉयड ताओ से काई एनर्जी के बारे में पूछता है। ये सुनकर ताओ हैरान थी, लॉयड को काई के बारे में कैसे पता। वो बताते हैं कि काई माना और एनर्जी की तरह ही सेम होती है, बस इसमें उसकी जो टेक्निक्स होती हैं वो अलग होती है। हालांकि वो ये भी कहती है कि ज्यादा लोगों को इसके बारे में नहीं पता, तुम्हें इसके बारे में पता है, ये चीज कमाल की है क्योंकि तुम्हारी एज भी इतनी ज्यादा नहीं है। इस पर लॉयड कहता है कि हाँ, वैसे अब ताओ उसे थोड़ा बताती है कि ये सिर्फ ब्रीदिंग से रिलेटेड है, ब्रीदिंग स्टाइल को अगर चेंज किया जाए तो इससे एनर्जी को भी चेंज किया जा सकता है। तो लॉयड उसकी प्रैक्टिस करने लगता है। हालांकि इस दौरान लॉयड को खांसी आ जाती है, जिस पर ताओ कहती है कि तुम्हें इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए क्योंकि तुम अभी इसे नहीं सीख सकते। उसके कहने का मतलब ये था कि जो व्यक्ति बचपन से ही एनर्जी को सीख रहा है उसे दूसरी एनर्जी में ट्रांसफर होने के लिए बहुत टाइम लगता है। पर लॉयड अपने अंदर महसूस कर पा रहा था कि उसने दूसरी ब्रीदिंग टेक्निक को भी समझ लिया है और अगर वो चाहे तो इसका यूज कर सकता है और ये उसके लिए डबल एडवांटेज होगा अपने मैजिक के लिए, क्योंकि यहाँ पर वो दूसरी एनर्जी का इस्तेमाल करेगा अपने सेम मैजिक में, जिससे उसकी मैजिक एनर्जी और पावर दोनों ही बदल जाएगी। वैसे ताओ ये चीज नोटिस कर बहुत ज्यादा हैरान थी। उसके रिएक्शन देखने वाले थे क्योंकि वो लॉयड को लाइक करने लगी थी, लेकिन लॉयड का उस चीज पर ध्यान नहीं था। वो तो बस अपनी काई एनर्जी को बहुत अच्छे से सीखना चाहता था और उसे इम्प्रूव करना चाहता है। वैसे डीमन भी ये चीज नोटिस कर रहा था। वो मन में सोच रहा था कि लॉयड सच में कमाल का है, वो
सिर्फ मैजिक के अलावा और किसी चीज पर ध्यान नहीं देता। अब इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हम वहाँ पैलेस में आते हैं, जहाँ पर हम क्लोन वाले लॉयड को देखते हैं। वो इस वक्त बैठा हुआ डेजर्ट खा रहा था। तभी सिल्विया वहाँ उसके पीछे आती है और उससे कुछ कहने लगती है, जो चीज देखकर हमारा क्लोन वाला लॉयड बहुत ही ज्यादा घबरा गया था। और वहीं दूसरी तरफ डंजन के अंदर आते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि ताओ अभी लॉयड को देखने के लिए अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल कर रही थी और यहाँ पर वो काई एनर्जी का इस्तेमाल कर रही थी। लॉयड इससे और भी ज्यादा कुछ सीख सकता था। सामने जो मॉन्स्टर था वो खत्म हो जाता है। ताओ को लगता है कि शायद उन्होंने डंजन को क्लियर कर दिया और अब वो सामने रखे हुए चेस्ट को ओपन कर सकते हैं, उसके ट्रेजर को ले सकते हैं। इसके बाद वो दोनों ही वहाँ से आगे बढ़ने लगे थे। जब उस बॉक्स को खोलने वाले थे तब ताओ कहती है कि तुम इस बॉक्स से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत लगाना, क्योंकि डंजन बहुत ही कम लेवल का था, इसलिए यहाँ पर ज्यादा कुछ ट्रेजर मिलना नामुमकिन है। वैसे लॉयड अभी इस चीज पर ध्यान नहीं दे रहा था। वो अभी चुपचाप उस ब्रीदिंग टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था। वैसे उसने अब इस चीज में मास्टरी कर ली है। वो अपनी एनर्जी को ब्रीदिंग टेक्निक की मदद से चेंज करना सीख गया है, जो चीज ताओ भी नोटिस कर लेती है और हैरान हो जाती है। वो सोचती है कि अब फाइनली उसके स्ट्रिक्ट ग्रैंडपा हाँ कर देंगे लॉयड के लिए। उसने अपने मन में शादी तक का ख्याल बना लिया था, पर लॉयड इस चीज पर ध्यान नहीं देता। लॉयड सोच रहा था कि अब हमें इस चेस्ट को ओपन करना चाहिए। वैसे इसके बाद अब ताओ उस चेस्ट को ओपन करती है, पर तभी अचानक से उस चेस्ट के अंदर से एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी से बनी हुई ब्लेड निकल कर आती है। लॉयड ने सही टाइम पर ताओ को वहाँ से हटा दिया था। वो ब्लेड सीधा जाकर उस डंजन की दीवार पे पड़ती है, जिसकी वजह से वो डंजन बीच में से कट चुका था। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि उस चेस्ट के अंदर से एक खतरनाक बॉस लेवल मॉन्स्टर निकल कर आता है, जो कि इस डंजन का बॉस है। ताओ उसे देखकर घबरा गई थी, क्योंकि उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा डार्क और डेंस एनर्जी निकल रही थी, लेकिन लॉयड उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराया था। वैसे अब हमें उस नए मॉन्स्टर का नाम लिक पता चलता है। वो देखने में भी बहुत खतरनाक था और उसके अंदर से पावर भी बहुत ज्यादा निकल रही थी। यहाँ पर लॉयड को भी नहीं पता था कि ये किस टाइप का मॉन्स्टर है। इस वजह से वो ताओ से इस बारे में पूछता है, लेकिन ताओ भी इस बारे में ज्यादा नहीं जानती थी, इसलिए वो लॉयड से कहती है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। पर वो ये भी जानती थी कि ये मॉन्स्टर्स यानी कि लिक बहुत खतरनाक भी हो सकता है। इस वजह से वो लॉयड से कहती है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन लॉयड कहता है कि नहीं, वो ताओ को काई एनर्जी यूज करते हुए देखना चाहता है और इस मॉन्स्टर को हराते हुए देखना चाहता है। इस वजह से वो नहीं जाएगा। लेकिन फिर ताओ को ना चाहते हुए भी अपने अटैक से उसे इस डंजन के बाहर की तरफ फेंकना पड़ता है। हालांकि वो सोच रही थी कि उसने जो किया इससे लॉयड को चोट ना लगे, उसने सिर्फ लॉयड को बचाने के लिए ऐसा किया था। अब तभी अचानक से लिक उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, जिससे कि वो बच रही थी। पर वो हैरान थी कि एक हाई लेवल मॉन्स्टर इस तरह के लो लेवल डंजन में क्या कर रहा है, क्योंकि उससे कुछ ही देर तक लड़ने के बाद ताओ ये चीज समझ चुकी थी कि इसे हराना हाई लेवल एडवेंचर के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल काम हो सकता है। पर फिर भी वो हार नहीं मानती और कुछ देर उसके अटैक से बचती रहती है, जिससे कि लॉयड को टाइम मिल सके इस डंजन से बाहर निकलने का। दूसरी तरफ हम वहाँ लॉयड को देखते हैं, जो कि अभी वहाँ से सीधा डंजन के बाहर की तरफ फिक रहा था। उसी समय वो एक बैरियर बना लेता है। इस समय वो सोच रहा था कि आखिर ताओ ने उसे बाहर की तरफ क्यों फेंका और क्या उसे वापस लौट कर जाना चाहिए। इसी दौरान रास्ते में दो गॉब्लिन मिलते हैं, जो कि वे वजह मारे जाते हैं। वैसे अब जब लॉयड को कुछ समझ में नहीं आता तो वो डीमन से इस चीज के बारे में पूछने लगता है, लेकिन इस गुफा में ज्यादा सिग्नल नहीं थे, जिस वजह से डीमन के साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। पर तभी उसे डीमन की हल्की सी आवाज सुनाई देती है, जो कि उससे कह रही थी कि उसे वापस से पैलेस में लौट कर आना होगा। यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। ये सुनते हुए लॉयड घबरा जाता है और सोचता है ना जाने क्या, और अब वो तुरंत ही वापस पैलेस की तरफ निकलने लगा था। और इस तरफ अब वापस से हम उस डंजन के बिल्कुल अंदर आते हैं, तो वहाँ हम अंदर देखते हैं कि अभी ताओ लिक से लड़ रही थी, लेकिन उसे हराना थोड़ा सा मुश्किल था। पर ये चीज अब वो भी समझ चुकी थी, इस वजह से वो कोशिश कर रही थी कि वो चुपचाप यहाँ से निकल सके, लेकिन लिक उसे नोटिस कर लेता है। लिक बताता है कि वो जानता है कि ताओ काई एनर्जी का इस्तेमाल कर रही है और वो सारी काई एनर्जी से बनी हुई टेक्निक का इस्तेमाल कर रही है। लिक काई एनर्जी के बारे में इस वजह से जानता है क्योंकि पिछली बार जब यहाँ पर कुछ एडवेंचर्स आए थे तो वहाँ पर उनके साथ कुछ ऐसे एडवेंचर भी थे जो कि काई एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। लिक उन्हें खा लिया था और लिक के पास एक ऐसी एबिलिटी थी जिससे कि वो जिस पर्सन को भी खाता है उसकी एनर्जी को, उसकी नॉलेज और एबिलिटी उसके अंदर आ जाती है। लेकिन वो ताओ से कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो उसे नहीं खाने वाला, क्योंकि उसे नहीं लगता कि ताओ को खाने से उसे कोई नॉलेज मिलने वाली है। वो अभी लॉयड को लेकर इंटरेस्टेड था, क्योंकि जब वो चेस्ट से बाहर निकलता है तो लॉयड उसके अटैक से बहुत ही स्पीड से डोज कर लिया था, जो चीज उसे लॉयड के लिए एक्साइटेड कर चुकी थी। पर जब ताओ ने लॉयड को यहाँ से भेज दिया था, इसी वजह से वो ताओ पर गुस्सा भी था, इसलिए वो उसे खत्म करने वाला था। ताओ मन में सोचती है कि लॉयड की नॉलेज के लिए उसके साथ था और ये लिक भी नॉलेज चाहता है, लेकिन दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। वो फैसला करती है कि वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल
इस्तेमाल कर लिक को हराएगी, क्योंकि उसे साबित करना था कि वो जिस टेक्निक से प्रैक्टिस कर रही है वो कमजोर नहीं है, और उसे खुद को भी साबित करना था। इसके बाद वो तुरंत ही ब्रीथिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लिक के ऊपर एक के बाद एक अटैक करना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ पर लिक ने अपने आसपास एक बैरियर बना लिया था जो कि उसे बचा रहा था, और ये बैरियर इतना ज्यादा मजबूत था कि उसे तोड़ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। यहाँ ताओ बहुत कोशिश करती है लेकिन उस बैरियर को तोड़ नहीं पाती। कुछ देर तक ऐसा ही चलता रहता है, लेकिन ताओ ने हार नहीं मानी थी। वो सोच रही थी कि उसने टाइम और स्ट्रेंथ सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया काई एनर्जी को पूरी तरह से सीखने के लिए। इस वजह से मैं आज भी यहाँ से हार कर नहीं लौट सकती। वैसे भी अगर वो हार गई तो वो लौट भी नहीं पाएगी, इसलिए वो पूरी पावर लगा देती है। और जब उसने अपनी पूरी काई एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया था तो फाइनली उस बैरियर में एक होल होता है और वहाँ एक ब्लास्ट होता है। भले ही वो थोड़ी थक चुकी थी लेकिन वो समझ गई थी कि उसने लिक को हरा दिया। वैसे अभी उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, लेकिन तभी हम वहाँ लिक को देखते हैं जो कि पूरी तरह से ठीक था और वहाँ से हट चुका था। वो कह रहा था कि मुझे यकीन नहीं होता कि मेरे मामूली से बैरियर को तोड़ने के लिए तुमने अपनी पूरी एनर्जी वेस्ट कर दी। मुझे लगा कि काई एनर्जी थोड़ी सी स्ट्रांग होती होगी, पर तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। काई एनर्जी बाकी नॉर्मल एनर्जी से बिल्कुल भी पावरफुल नहीं है, इसलिए इस टेक्निक को सभी भूल जाएं, उसमें ही फायदा है। इन सभी बातों से अभी ताओ को बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। अब लिक अपनी पावर और उस दूसरी एनर्जी की ताकत दिखाने के लिए ताओ के ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन इतने में ही लॉर्ड सामने आकर अटैक को रोक देता है। यहाँ पर लॉर्ड ने अभी ताओ के आसपास और खुद के आसपास एक बैरियर क्रिएट कर लिया था, जिसकी वजह से लिक को वो अटैक रुक गया था। लॉर्ड ताओ से कहता है कि उसे लगा नहीं था कि वो इतनी जल्दी हार मान लेगी। हालांकि वो ये भी कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, अब वो आ गया है, इसलिए अब वो लिक को बहुत ही आसानी से हरा देगा। हालांकि अभी उसे काई एनर्जी के बारे में सीखना था, इसलिए वो फैसला करता है कि वो यहाँ पर सिर्फ काई एनर्जी का इस्तेमाल करेगा। अभी लिक इंकेंटेशन का इस्तेमाल करते हुए इंकेंटेशन स्पेल की पावर का इस्तेमाल कर रहा था, जो कि काई एनर्जी से बिल्कुल अलग है। ये वही पावर है जिसका इस्तेमाल लॉयड पहले किया करता था, लेकिन लॉयड को काई एनर्जी का यूज करना है। इस वजह से वो इंकेंटेशन स्पेल का इस्तेमाल ना करते हुए वहाँ से हटकर लिक के पीछे आ जाता है, जो देखकर लिक बहुत हैरान था। वैसे लॉयड अभी सोच रहा था कि वो काई एनर्जी को और अपनी मैजिक एनर्जी को किस तरह से मिलाकर यूज करे। इसके लिए तो अपने आसपास एक बैरियर क्रिएट कर लेता है, जिससे कि वो कुछ देर तक इस चीज के बारे में सोच सके। तभी लिक उसके ऊपर हमला करता है अपनी सारी पावर लगाकर, लेकिन उसके अटैक से यहाँ पर लॉयड को कुछ भी नहीं हो रहा था। लॉयड का बैरियर सारे अटैक रोकते जा रहा था, जो देखकर लिक हैरान था कि आखिर लॉयड के पास कैसी पावर है जो उसके अटैक को रोक रही है। यहाँ पर लॉयड सोचते वक्त ताओ की बात याद करता है। ताओ ने कहा था कि उसे अगर काई एनर्जी को अच्छी तरह से समझना है तो सिर्फ उसे अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करना होगा। अब इस वजह से वो सिर्फ ब्रीदिंग पर फोकस करता है, लेकिन अब उस बैरियर के अंदर से उतनी जगह नहीं थी, उतनी जगह में ज्यादा ऑक्सीजन नहीं थी। इस वजह से वो आसपास अपने बैरियर को मूव करने लगा था, जिस चीज पर लिक को लगता है कि शायद लॉयड यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से उसने अपने अटैक्स की गिनती बढ़ा दी थी और वो हर तरफ अटैक कर रहा था, जिससे कोई अटैक तो लॉयड को लगे, पर फिर भी लॉयड के बैरियर को कुछ नहीं होता। अभी ताओ तो कुछ समझ नहीं पा रही थी। इस तरफ लॉयड नोटिस करता है कि उसका बैरियर ज्यादा ऑक्सीजन को अंदर आने से रोक रहा है। इस वजह से अब वो अपने बैरियर को ही हटा देता है। इस चीज पर लिक को लगता है कि शायद अब लॉयड कमजोर हो गया है, इस वजह से उसकी मैजिक पावर ज्यादा नहीं है और इसलिए उसका बैरियर अपने आप ही डिसअपियर हो चुका है। यहाँ पर अब लिक ने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। वो पूरी तरह से लॉयड के ऊपर हमला करता है, लेकिन तभी लॉयड उसके सारे अटैक को डोज करना शुरू कर देता है, जिस दौरान वो जितना हो सके उतनी ब्रीदिंग कर रहा था और अपनी काई एनर्जी को बढ़ाकर अपनी माना यानी कि अपनी एनर्जी के साथ मिलाने की कोशिश कर रहा था। ये चीज वहाँ ताओ ने भी नोटिस कर ली थी। वो समझ गई थी कि लॉयड ने अपने बैरियर को जानबूझकर हटाया है, इस वजह से वो अपनी लॉयड से इम्प्रेस थी। अब कुछ ही देर बाद जब लॉयड सेटिस्फाई हो जाता है कि उसने बहुत ज्यादा काई एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर ली है, तो वो उसके यूज करने का फैसला करता है। उसके यूज से यहाँ पर लिक के जितने भी अटैक थे वो सभी अटैक डिस्ट्रॉय हो चुके थे, पर लॉयड नोटिस करता है कि अगर वो ज्यादा काई एनर्जी को एक साथ रिलीज करता है तो वो काई एनर्जी दूर तक नहीं जाती। इस वजह से वो थोड़ी सी ही काई एनर्जी से एक परफेक्ट अटैक डिजाइन कर लिक के ऊपर हमला करता है, जो कि सीधा जाकर उसे ही लगती है। लेकिन हम नोटिस करते हैं कि ये अटैक उसे लगे उससे पहले ही उसने अपने सामने एक बैरियर क्रिएट कर लिया था। इसके बाद लॉयड रुकता नहीं है, वो एक साथ कई सारे अटैक करते जाता है, जिसे रोकने के लिए लिक भी डिफेंस अटैक कर रहा था, पर वो ये देखकर हैरान था कि लॉयड किसी भी इंकेंटेशन स्पेल का इस्तेमाल नहीं कर रहा। इसका मतलब ये नॉर्मल एनर्जी तो नहीं है, और इंकेंटेशन स्पेल का इस्तेमाल किए बिना भी अगर कोई मैजिक पावर का इस्तेमाल करता है तो इसका मतलब वो काई एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है। इसी वजह से लिक इस चीज से हैरान था कि आखिर लॉयड काई एनर्जी से लिक की एनर्जी को कैसे हरा सकता है। अभी लॉयड कई सारे अटैक करता है और इसके बाद अब वो फाइनल अटैक करने के लिए अपनी
काई एनर्जी को फिर से अपने हाथ में एक चक्र की तरह कन्वर्ट कर हमला कर रहा था, जिससे बचने के लिए लिक अपने पास फिर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बैरियर बनाता है, जिसमें उसने अपनी सारी पावर्स लगा दी थी। लेकिन ये बैरियर बीच में से ही कट जाता है और लॉयड का अटैक जाकर सीधा लिक को लगता है, जिसके बाद लिक मारा जा चुका था। अब उसके मारे जाते ही वो जो चेस्ट थी जिसके अंदर से लिक बाहर निकला था वो फिर से ओपन होती है। जब ये वहाँ पर आते हैं तो उसके अंदर से उन्हें एक खराब सा चाकू मिलता है जो कि किसी काम का नहीं लग रहा था, लेकिन लॉयड को उसके अंदर से एक अजीब सी एनर्जी निकलते हुए महसूस हो रही थी। इस वजह से लॉयड उसे अपने पास रख लेता है। अब वो चेस्ट वापस से जमीन में जाने लगी थी क्योंकि ये डेंजर क्लियर हो चुका है, लेकिन लॉयड समझ गया था कि ये चेस्ट जमीन में जाकर मैजिक आइटम्स को खोजती है, जिसके बाद जब इसे पावरफुल मैजिक आइटम्स मिल जाते हैं तो ये एक डेंजन क्रिएट करती है। इसका मतलब ये सारे डेंजन यही क्रिएट कर रही है। इस वजह से लॉयड इस चेस्ट को ही निकालने लगता है। अब डेंजन क्लियर हो गया था, इस वजह से ये जगह टूटने लगी है और ताओ को चिंता हो रही थी। वो लॉयड से कहती है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, पर लॉयड को तो चेस्ट चाहिए थी। वो किसी तरह से उससे बाहर निकलता है, जिसके बाद ये लोग भाग रहे थे और अब वो डेंजन भी पूरी तरह से क्लोज हो चुका था। वैसे यहाँ पर ताओ लॉयड से पूछता है कि आखिर उसने सिर्फ काई एनर्जी का इस्तेमाल क्यों किया। पहले ताओ को लग रहा था कि शायद लॉयड ने ऐसा इसलिए किया जिससे कि वो लॉयड की कही हुई उस बात का बदला ले कि काई एनर्जी बहुत कमजोर है, लेकिन लॉयड बताता है कि नहीं, उसने बस काई एनर्जी का यूज अच्छी तरह से सीखना था, इस वजह से उसने ऐसा किया। अब लॉयड वहाँ से जाने लगा था क्योंकि उसे याद आ गया था कि डीमन ने उसे जल्दी कासल में बुलाया है। लेकिन ताओ यहाँ पर उससे प्रॉमिस करती है कि वो भी बहुत मेहनत करेगी और खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगी। वो मन में सोच रही थी कि उसे खुद को स्ट्रॉन्ग बनाकर लॉयड को इम्प्रेस करना है। अगले सीन में लॉयड वापस से अपने उस रूम पर पहुंच चुका था, जहाँ पर आते हुए वो देखता है कि उसका जो क्लोन था उसकी हालत बहुत बुरी है क्योंकि उसे सिल्विया ने बहुत पीटा है। जब लॉयड उसके पास जाकर उसे उठाकर उससे पूछता है तो वो बताता है कि जब वो ट्रेनिंग कर रहे थे तो लॉयड का क्लोन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। इस वजह से सिल्विया को गुस्सा आता है क्योंकि अब लॉयड और कमजोर हो चुका है पहले से, इसलिए उसने उसे अच्छा सबक सिखाया। इस वजह से अभी लॉयड का क्लोन और डीमन दोनों ही लॉयड से गुस्सा थे, पर लॉयड उससे माफी मांगता है। बाद में हम देखते हैं कि लॉयड अभी डीमन को वही चाकू दिखा रहा था जो कि वहाँ से लाया है। वो डीमन कहता है कि तुम इसके लिए इतने मेहनत कर रहे हो, तुम्हें तो वहाँ से जाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये तो सिर्फ कचरा है। लेकिन लॉयड कहता है कि नहीं, ये बहुत ही ज्यादा रेयर ट्रेजर है। इसके बाद अब लॉयड उस चाकू को गर्म पानी में डालकर उसके ऊपर से स्पेल निकालने का कोशिश कर रहा था जो कि एन्चेंटमेंट के दौरान उस पर लिखे गए हैं। कुछ देर तक मेहनत करने के बाद लॉयड ने गर्म पानी के थ्रू वो सारे एन्चेंटमेंट को बाहर निकाल लिया था। अभी यहाँ पर लॉयड बहुत समझदारी का काम करता है। लॉयड उन एन्चेंटमेंट स्पेल को किसी दूसरे वेपन पर यूज नहीं करता, बल्कि वो गर्म पानी के थ्रू और कुछ केमिकल्स के थ्रू उन स्पेल को अलग अलग करने की कोशिश कर रहा था। स्पेल कोई नॉर्मल मंत्र नहीं होते जो लिख दिए जाए तो वेपन स्ट्रॉन्ग बन जाए। ये स्पेल अलग अलग टाइप के केमिकल और अलग अलग चीजें से मिले पोशन से लिखे जाते हैं। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि स्पेल इंक से लिखे जाते हैं और लॉयड यही पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि ये किस तरह की इंक है। जब वो बहुत देर तक इस चीज में लगा रहता है तो फाइनली वो स्पेल ब्रेक डाउन हो जाते हैं। लॉयड को 3 चीजें जानने को मिलती है कि इसके लिए उसे चांदी चाहिए जिससे वेपन बनाए जाते हैं, ऑयल चाहिए और एक हिमाटा जो कि कुछ मॉन्स्टर की बॉडी में होते हैं वो चाहिए। ये हिमाटा जो चीज है वो बहुत ज्यादा रेयर होती है, लेकिन लॉयड डीमन को बताता है कि उसने उस डेंजन के अंदर से उस चेस्ट को भी उठा लिया जो कि डेंजन क्रिएट करती है। इसका मतलब वो हिमाटा तैयार कर सकते हैं। अब इस पर डीमन खुश था और लॉयड को भी, क्योंकि बस उन्हें तेल और चांदी की जरूरत होगी। अब वो चांदी के लिए वो अपने फादर के पास आता है, मगर ये बहुत शॉकिंग बात थी कि उसके फादर की एज इतनी ज्यादा है कि वो सच में एक बूढ़े आदमी है। इस चीज पर पहली बार में मुझे यकीन नहीं हुआ था, लेकिन ये उसके फादर ही है। तो यहाँ पर वो अपने फादर से कुछ चांदी के सिक्के मांगता है, जहाँ पर उसके फादर ने उसे एक थैला भरकर चांदी के सिक्के दे दिए थे उसकी पॉकेट मनी के रूप में। वो पूछते हैं कि क्या तुम्हें गोल्ड कॉइन चाहिए। इस पर लॉयड कहता है कि नहीं, मैं इससे काम चला लूंगा। ये सुनकर उसके फादर बहुत ज्यादा खुश थे और सोच रहे थे कि लॉयड बहुत हम्बल है। साथ ही वो ये भी सोचते हैं कि आखिर लॉयड इन चांदी के सिक्कों का क्या करेगा। इस तरफ हम देखते हैं कि लॉयड अब एक सीक्रेट इन्वेंट्री में आ चुका था, जहाँ पर डीमन पहले से आग तैयार कर चुका था। वो लोग उनसे सिक्के को पिघला रहे थे जिससे कि वो ऑयल और हिमाटा के साथ उसे मिला सके। उस पर एन्चेंटमेंट वाली बुक को क्रिएट कर उसे अगले सीन में हम देखते हैं कि लॉयड की फाइट अभी सिल्विया के साथ हो रही थी, जिस लड़ाई के दौरान लॉयड अपने सीक्रेट स्पेल का इस्तेमाल करता है और सिल्विया पर सीक्रेटली हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन सिल्विया ने इस अटैक को पहले ही पहचान लिया था, इस वजह से वो अपने अटैक को रोक लेती है। लॉयड और भी कई सारे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सिल्विया उसके हर एक अटैक से बचते जा रही थी। हालांकि आज वो थोड़ी सी इम्प्रेस थी क्योंकि लॉयड फाइनली पहले से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लॉयड एक और पावरफुल स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ जमीन को बाहर ले आती है, लेकिन सिल्विया ने अंत में उसे हरा दिया था। लॉयड ने सिल्विया से कहा था कि अगर वो जीतता है तो उसे एक और बैग भरकर तेल चाहिए
चाहिए होगा, जिस पर सिल्विया ने हाँ कर दी थी। लेकिन अब लॉयड हार चुका है, लेकिन उसे तेल नहीं मिलना चाहिए। लेकिन सिल्विया फिर भी उसे तेल दे देती है। लॉयड उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, तो इस पर सिल्विया बताती है कि वो उस दिन के लिए गुस्सा थी क्योंकि लॉयड बहुत बुरा परफॉर्म कर रहा था। लेकिन अब वो ये देखकर खुश थी कि लॉयड कमजोर नहीं है और इसलिए वो उसे उसका प्राइज दे रही है। दूसरी तरफ अभी डीमन भी ये चीज देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि लॉयड अपने मैजिक स्पेल का भी इस्तेमाल कर सिल्विया को नहीं हरा सकता। डीमन के लिए सिल्विया का एक मॉन्स्टर की तरह ही थी, जिससे कि वो खुद भी बहुत डरता है। वैसे यहाँ पर लॉयड सिल्विया को इम्प्रेस करता है कि वो उसके लिए दिए हुए इस ऑयल यानी कि तेल से जो करने वाला है वो कर उसे जरूर बताएगा कि वो कामयाब हुआ कि नहीं। अगले सीन में लॉयड यहाँ उस सीक्रेट लाइब्रेरी में आता है जहाँ पर वो चांदी, ऑयल और इस तीसरी चीज हिमाता को मिलाते हैं और वही एन्चेंटमेंट वाली बुक क्रिएट करते हैं। अब इसके बाद लॉयड रॉबर्ट के पास आया था क्योंकि उसे वेपन की जरूरत है जिन पर वो एन्चेंटमेंट स्पेल का इस्तेमाल करेगा। जैसे ही वो रॉबर्ट से हेल्प मांगता है तो रॉबर्ट तुरंत ही अपने 4-5 लोगों को बुलाता है जो कि सोल्जर्स, और उनसे कहता है कि उनके पास जितने भी वेपन्स हो वो दे दो। यहाँ पर उन सभी ने अपने वेपन्स दे दिए थे और बिल्कुल आस हटा दी थी कि उन्हें अपने वेपन्स वापस भी मिलने वाले हैं क्योंकि एन्चेंटमेंट में ये होता है कि अगर ये सक्सेस नहीं हुआ तो उनके वेपन्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और एन्चेंटमेंट के पास होने का रेशियो बहुत कम होता है। इस वजह से उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि लॉयड तलवार को भी सक्सेसफुली एन्चेंट कर पाएगा। अब इसके बाद लॉयड वापस से उस जगह पर आ गया था जहाँ पर वो उन सभी तलवारों को एन्चेंट करने वाला है। उसने अपने क्लोन को भी तैयार कर लिया था हेल्प के लिए और ग्रिम और डीमन अभी लॉयड को मोटिवेट कर रहा था। लॉयड पहले तलवार उठाता है लेकिन उस पर वो इतने सारे स्पेल लिख देता है कि वो तलवार अपने आप ही टूट जाती है। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उस तलवार में इतनी काबिलियत नहीं कि वो इतने सारे स्पेल को सह पाए, क्योंकि इसके लिए एक स्पेशल मेटल की तलवार होना जरूरी है। फिर भी अब लॉयड जारी रखता है दिन रात मेहनत के बाद। अब वो रॉबर्ट के पास सारी तलवार लेकर वापस आ गया था। सारी तो नहीं क्योंकि उसे टोटल 120 तलवार मिली थी जिसमें से उसने सिर्फ 50 ही एन्चेंट कर पाई थी। वो रॉबर्ट और बाकी सभी से माफी मांगते हुए कहता है कि वो 70 तलवार उसने वेस्ट कर दी। हालांकि वो बताता है कि अब वो इतना माहिर हो चुका है कि वो सारी तो नहीं फिर भी 80 स्वॉर्ड बिना डिस्ट्रॉय किए एन्चेंट कर सकता है। यहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान थे क्योंकि जो एक मॉन्स्टर एन्चेंटर होते हैं जो कि एक्सपीरियंस होकर और बहुत ही सालों की एन्चेंटमेंट करते रहते हैं, वो भी सिर्फ 10% तलवारों को एन्चेंट कर पाते हैं। अभी बाकी जो सोल्जर्स थे उन्हें लॉयड पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। लेकिन तभी जब एक सोल्जर अपनी तलवार को अपनी मयान के अंदर वापस रख रहा था तो उसकी जो मयान थी वो बीच में से कट जाती है, जो देखकर वो हैरान था। अभी वो फैसला करते हैं कि इन वो तलवार का कमाल देखेंगे। लॉयड भी ये देखना चाहता था। तभी रॉबर्ट बताता है कि वो मॉन्स्टर हंट पर जा रहे हैं जिसके लिए उसने किंग से परमिशन ले ली है, इसलिए अगर लॉयड चलना चाहे तो वो भी चल सकता है। लॉयड ये सुनकर एक्साइटेड हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग निकल चुके थे मॉन्स्टर हंट के लिए, जिस दौरान अभी सिल्विया गैरेज चल रही थी और लॉयड रोबोट के कंधे पर सर रख के सो रहा था। रोबोट टाइम पास करने के लिए किताब पढ़ रहा था। अब कुछ देर बाद लॉयड की नींद खुलती है। उसके कपड़ों में अभी वो डीमन बीस्ट सो रहा था, वो भी उठ जाता है। वो लोग आसपास खेतों को देखते हैं और रोबोट उनके बारे में लॉयड को बताता है। कुछ ही देर बाद अब वो वहाँ जंगल में पहुंच चुके थे। लॉयड पूछता है कि क्या मॉन्स्टर कहीं पर भी समन हो सकते हैं, जिस पर सिल्विया कहती है कि ऐसा नहीं है, वो पीछे वाली लेक से यहाँ पर आते हैं। लॉयड अभी बहुत एक्साइटेड लग रहा था इस चीज को देखकर। रॉबर्ट खुश था। सिल्विया पूछती कि वो इतना एक्साइटेड क्यों है, तो इस पर लॉयड कहता है कि वो पहली बार इस तरह के जंगल में आ रहा है, उसे परमिशन नहीं है कि वो पैलेस के बाहर कहीं जा सके। साथ ही लॉयड अभी अपनी तलवार की भी पावर देखने के लिए थोड़ा एक्साइटेड था। रॉबर्ट ये चीज नोटिस करता है कि सिल्विया लॉयड का बहुत ज्यादा ख्याल रखती है, इससे वो इम्प्रेस था। सिल्विया कहती है कि ये उसका काम है क्योंकि वो लॉयड की मेंटोर है, लेकिन इस पर रॉबर्ट थोड़ा सा मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसे ऐसा नहीं लगता क्योंकि उनका रिलेशन मेंटोर और स्टूडेंट जैसा नहीं है। इसका मतलब कि सिल्विया लॉयड को पसंद करती है। लेकिन ये सुनते हुए सिल्विया ने तुरंत ही अपनी तलवार बाहर निकाल ली थी, जिसे देखकर रॉबर्ट बहुत ही ज्यादा डर जाता है। लेकिन सिल्विया बताती है कि उसने कुछ मेहमान मिलने आ रहे हैं, असल में ये कुछ मॉन्स्टर थे। जिसके बाद अभी गार्ड्स ने यहाँ पर उस बग्गी को घेर लिया था जिससे कि कोई भी मॉन्स्टर रॉबर्ट या लॉयड पर हमला ना कर सके। वैसे लॉयड नोटिस करता है कि ये सभी कमजोर हैं, इसलिए उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है और लॉयड ने इन्हें बहुत पहले ही नोटिस कर लिया था अपनी काय एनर्जी की मदद से। डीमन नोटिस करता है कि लॉयड की जो काय एनर्जी है और उसके सेंस हमेशा 24 घंटे एक्टिव रहते हैं। इसका मतलब वो वहाँ बहुत ही ज्यादा पावरफुल है जो इन्हें हमेशा एक्टिव रखता है। और वैसे अब वहाँ पर उन मॉन्स्टर ने हमला करना शुरू कर दिया था और वो सभी गार्ड उन सभी पर हमला कर रहे थे। लेकिन उन गार्ड के लिए ये बहुत हैरानी वाली बात है कि उनकी जो तलवार है वो इतनी ज्यादा ताकतवर हो चुकी है कि उन्हें बस उसे स्विंग करना है और वो मॉन्स्टर मारे जाएंगे, क्योंकि वो मॉन्स्टर सच में एक ही कट के साथ खत्म होते जा रहे थे। जो चीज देखकर सभी गार्ड हैरान थे और यहाँ पर रॉबर्ट लॉयड की तारीफ कर रहा था और उसे जीनियस कह रहा था। वहाँ दूसरी तरफ सिल्विया भी अभी
लॉयड की बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रही थी और वो उन मॉन्स्टर डेड बॉडी के माउंटेन के पहाड़ खड़ी कर रही थी। लेकिन लॉयड जानता था कि वो उसकी तारीफ ऐसा ही कर रही है क्योंकि लॉयड ने सिल्विया की तलवार को एन्चेंट किया ही नहीं। इसका मतलब उसने अपनी ओरिजिनल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर उन सभी मॉन्स्टर को खत्म किया है। वैसे अब इतने में ही अचानक से दो मॉन्स्टर यहाँ लॉयड के ऊपर हमला करने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही ताओ वहाँ पर आती है और मॉन्स्टर को किक करते हुए लॉयड को बचा लेती है। वो बस इसी जंगल में गुजर रही थी जिस दौरान उसे यहाँ पर काई एनर्जी महसूस हुई। इसी वजह से वो इस तरफ आई और उसने मॉन्स्टर को देखा। वैसे अभी लॉयड गलती से उसका नाम ले लेता है, जो देख कर ताओ थोड़ी सी हैरान थी। वो तुरंत ही पीछे मुड़ती है, वहाँ पर लॉयड था, लेकिन उसे लॉयड की शक्ल पहले देखी हुई लग रही थी। तब लॉयड ने अपना चेहरा बदल रखा था, इस वजह से पूरी तरह से उसे पहचान नहीं पाई थी, लेकिन फिर भी उसे शक हो गया था। वो यहाँ पर लॉयड के चेहरे को टच करती है और कहती है कि तुम्हारा चेहरा सच में किसी की तरह बिल्कुल सेम टू सेम दिखता है। वैसे अब तभी हम देखते हैं कि वहाँ सिल्विया उस तरफ आती है और उन मॉन्स्टर को पूरी तरह से खत्म करते हुए बहुत ही रूड तरीके से ताओ को थैंक यू कहती है लॉयड की जान बचाने के लिए। साथ ही उसे वार्निंग देती है कि उसे लॉयड के चेहरे को केयरलेसली टच नहीं करना, लेकिन ताओ बताती है कि वो सिर्फ काई एनर्जी को महसूस करते हुए यहाँ पर आई थी और उसने लॉयड के चेहरे को केयरलेसली टच नहीं किया है। वैसे लग रहा था कि अब उन दोनों में लड़ाई शुरू हो सकती है, लेकिन रॉबर्ट बीच में आकर उनकी लड़ाई रुकवा देता है। वो कहता है कि शायद तुम दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, जिसे सुलझाने के लिए ताओ को भी हमारे साथ उसे लेक पर चलना ही चाहिए। इससे हमारी भी हेल्प हो जाएगी और तुम्हारे बीच में दोस्ती भी हो जाएगी। अब अगले सीन में रात हो चुकी थी और वो लोग वहाँ उस लेक के करीब पहुँच चुके थे, जहाँ उन सभी ने अपने अपने टेंट लगा लिए थे। यहाँ पर रॉबर्ट मौका देखते हुए ताओ को थैंक्स कहता है उन सभी की जान बचाने के लिए और उन मॉन्स्टर को रोकने के लिए। वैसे ताओ को ये चीज को जब पता चलती है कि रॉबर्ट प्रिंस है और उसका नाम रॉबर्ट है, तो वो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान थी। हालांकि इसका सिर्फ नाम रॉबर्ट है, बल्कि वो ताओ की तरह ही नहीं दिखता, इसलिए उसको ज्यादा भाव नहीं दे रही थी। अब वो यहाँ से लॉयड को ढूंढने के लिए चली जाती है क्योंकि लॉयड रॉबर्ट की तरह ही दिखता है। लेकिन दूसरी तरफ हम लॉयड को देखते हैं जो कि अभी ताओ से छुपने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी काई एनर्जी को हमेशा 24 घंटे एक्टिव रखा था, जिसकी वजह से उसे मॉन्स्टर का पता चला। लेकिन अब वो अगर अपनी काई एनर्जी को बंद कर दे तो इससे ये तो होगा कि ताओ को उसके बारे में पता नहीं चलेगा, लेकिन इससे उसे शक हो सकता है कि इन्हीं के बीच में रॉबर्ट कहीं पर छुपा हुआ है। इसलिए अब लॉयड अपनी काई एनर्जी को रोक भी नहीं सकता। इसलिए वो फैसला करता है कि अभी वो लेक के करीब है, इसलिए वो कुछ नहीं करेगा। वो सिर्फ अपने टेंट में रुककर मॉन्स्टर के आने का इंतजार करेगा। वो टेंट में आता है जहाँ पर सिल्विया ऑलरेडी थी। सिल्विया बताती है कि यहाँ पर कोई कैट टाइप का खतरनाक मॉन्स्टर घूम रहा है, इस वजह से वो यहाँ पर आई है, जिससे कि वो लॉयड को रात भर प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि उसे बाकी गार्ड्स पर भरोसा नहीं है। लॉयड उसे जाने को कहता है, लेकिन सिल्विया नहीं मानती। वैसे यहाँ पर सिल्विया का लॉयड को प्रोटेक्ट करने का तरीका बिल्कुल भी कैजुअल नहीं था। कुछ देर बाद जब यहाँ ताओ आती है तो उन्हें वियर्ड पोजीशन में देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। उसके लिए बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था, ये सिर्फ लॉयड के लिए ही नॉर्मल है क्योंकि उसी के साथ ऐसा बचपन में होता आया है। वैसे अब अचानक से ताओ को यहाँ पर देखकर सिल्विया ने तुरंत ही उसकी तरफ हमला कर दिया था, लेकिन ताओ उसके अटैक से बच जाती है। अब यहाँ पर उनके बीच में टेंट के बाहर आकर थोड़ा सा बहस होना शुरू हो गया था, जिस चीज का फायदा उठाते हुए लॉयड तुरंत ही वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। वैसे वो यहाँ पर कह रहा था कि यहाँ तो उसे पहले से ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कम से कम वहाँ उसके लिए कुछ टाइम के लिए तो शांति होती थी। अभी रॉबर्ट उसके ऊपर हंस रहा था और कह रहा था कि उसे नहीं पता कि वो कितना ज्यादा लकी है। यहाँ पर अभी सिल्विया ताओ से पूछती है कि आखिर उसने उन्हें टेंट के अंदर कैसे ढूंढा, जिस पर ताओ कहती है कि वो सिर्फ मॉन्स्टर की एनर्जी का पीछा कर रही थी, जिस दौरान उसने टेंट के अंदर सिल्विया लॉयड को ढूंढा। लेकिन सिल्विया को उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। यहाँ पर रॉबर्ट अभी लॉयड से कह रहा था कि सिल्विया लॉयड को एक मैन की तरह देखती है, इस वजह से लॉयड को थोड़ा सा संभल कर रहना होगा क्योंकि उनके बीच में अभी कभी भी कुछ भी हो सकता है। उसके हिसाब से ये रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा स्केरी है। इस तरफ हम देखते हैं कि ताओ और सिल्विया के बीच में शायद लड़ाई भी हो सकती थी, जिसे देखते हुए वो गार्ड चीयर कर रहा था, लेकिन वो दोनों ये चीज समझ जाती है कि इन्हें भड़का रहे हैं, इसी वजह से वो दोनों ही उन्हें पीट देती है। इस तरह वो भी लॉयड रॉबर्ट की बात पर हाँ करते हुए कहता है कि सच में वुमेन्स बहुत ही ज्यादा स्केरी होती हैं। अब इस तरफ ना जाने कैसे उन गार्ड को पीटने के बाद सिल्विया और ताओ के बीच में अब थोड़ी सी बातचीत हो गई थी। मतलब वो लड़ नहीं रहे थे, वो डिसाइड करते हैं कि रात में उन्हें नजर रखनी है तो वो मिलकर नजर रखेंगे, जिसके लिए वो बाहर रुकने वाले थे, लेकिन ये खतरनाक हो सकता था। लॉयड उन्हें समझा रहा था, पर तभी अचानक से एक मॉन्स्टर वेयरवुल्फ वहाँ पर आ जाता है। वो बहुत खतरनाक था और वो इन पर हमला कर रहा था, जिस चीज को देखते हुए सिल्विया यहाँ पर लॉयड से कहती है कि वो पीछे ही बैठा रहे क्योंकि ये बहुत खतरनाक लग रहा है। वो वेयरवुल्फ यहाँ एक गार्ड पर हमला करता है, लेकिन गार्ड उसके अटैक को डोज कर लेता है। लॉयड ये देखकर इम्प्रेस था कि वेयरवुल्फ की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज है और इतनी ज्यादा बड़ी बॉडी होने के साथ साथ इतनी तेज मूव कर पा रहा है, ये कमाल की बात है। वो डीमन से पूछता है कि उसका इस बारे में क्या कहना है, लेकिन डीमन का ध्यान अभी लॉयड की बातों पर नहीं था क्योंकि उसका ध्यान पास के कैपल मेंशन पे था जो कि टूटा हुआ है। इस तरफ
तरफ अभी फिर से वो वेववुल्फ कुछ गार्ड पर हमला करने वाला था, लेकिन तभी ताओ अपनी काई एनर्जी की मदद से उसे रोक देती है, जिस पर वो गार्ड उसे थैंक्स कहता है। लग रहा था कि वो वेववुल्फ मारा गया, लेकिन वो फिर पूरी तरह से ठीक था। वो फिर से खड़ा होता है, जो देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। ताओ भी थोड़ी सी हैरान थी, क्योंकि उसकी काई एनर्जी से ज्यादा उस वेववुल्फ के ऊपर असर नहीं कर रही थी। अब तभी रॉबर्ट आगे आता है, एन्चेंटमेंट की हुई स्वॉर्ड को निकालता है। वो कह रहा था कि इस मॉन्स्टर को अब यहीं पर खत्म करना होगा, क्योंकि हमारे ही गाँव को नहीं बल्कि पास के ही गाँव को तबाह कर रहा है। वो तुरंत ही तलवार को निकालते हुए उसे बहुत ही पावरफुल अटैक का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। उसने उसे एक ही अटैक में खत्म किया था। इस वजह से बाकी सभी लोग उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस थे। वो उसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन रॉबर्ट यहाँ लॉयड की तारीफ करता है, क्योंकि उसने ही उसकी तलवार को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है। वो यहाँ पर फिर से अभी लॉयड को जीनियस कह रहा था, जिस पर लॉयड भी खुश था कि उसकी एन्चेंटमेंट काम आई और उसने सभी की तलवार को स्ट्रॉन्ग बना दिया। लेकिन अब तभी अचानक से वो मॉन्स्टर फिर से जागने लगता है। यहाँ पर अभी वो डीमन लॉयड को बता रहा था कि जो पास में कैपल मेंशन है, वहाँ पर एक डीमन को कैद किया गया था, जो कि बहुत ही पावरफुल था। हालांकि हमारे वाले डीमन से नहीं, इस तरफ हम देखते हैं कि अभी वो वुल्फ फिर से जिंदा हो चुका था, जिस बार वो थोड़ा सा और खतरनाक था, और उसके साथ ही डीमन जुड़ चुका था, जिसकी कहानी बहुत फेमस है। यहाँ वो डीमन एक लेडी थी और वो इनसे कह रही थी कि ह्यूमंस बहुत ही ज्यादा एरोगेंट होते हैं और हमेशा उसे गुस्सा दिलाते हैं और अंत में वो मारे जाते हैं। वो कह रही थी कि तुम्हें भी मेरे गुस्से को शांत करने के लिए अपनी जान गंवानी होगी, क्योंकि तुमने मेरी कैट को खत्म कर दिया है। कैट से शायद इसका मतलब यही वेयरवुल्फ से था, क्योंकि उसके लिए शायद ये कैट के बराबर ही है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर और भी कुछ मॉन्स्टर आने लगे थे, जिनके बाद वो डीमन लेडी ऑर्डर देती है कि वो इन सभी पर हमला करे। वो सभी मॉन्स्टर आगे बढ़ जाते हैं। रॉबर्ट भी आगे बढ़ गया था उन्हें रोकने के लिए, और बाकी सभी कोशिश कर रहे थे। हालांकि रॉबर्ट नोटिस करता है कि वो डीमन इतनी आसानी से नहीं मरने वाले। बाकी लोग भी उनकी मदद करते हैं। साथ ही यहाँ पर ताओ भी आगे आता है रॉबर्ट की मदद करने के लिए और उन मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए। हालांकि उन मॉन्स्टर की बॉडी अपने आप ही हील होती जा रही थी, जिसकी वजह से उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी थी। रॉबर्ट को लग रहा था कि शायद कोई इन डीमंस को कंट्रोल कर रहा है, और कोई क्या, वो डीमन लेडी ही उन्हें कंट्रोल कर रही थी। इस तरफ डीमन, हमारा वाला डीमन लॉयड को बताता है कि उसे इस डीमन लॉयड के बारे में ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन ये उसी कैपल मेंशन वाले चर्च के अंदर कैद थी और अब ये वहाँ से आजाद हो चुकी है। उसके पास मैनिपुलेटिंग की पावर है, जिसकी मदद से ये इन सभी मॉन्स्टर को मैनिपुलेट कर रही है ह्यूमंस पर हमला करने के लिए। और मैनिपुलेशन में सबसे ज्यादा जरूरी होता है अपनी माना का आदान प्रदान करना, मतलब कि ऐसा समझ लो कि अपनी एनर्जी एक दूसरे के साथ शेयर करना। और इसी वजह से वो सारे मॉन्स्टर अभी हील कर पा रहे थे, क्योंकि उनके अंदर उस डीमन लेडी की एनर्जी है। हमारा वाला डीमन कहता है कि अगर हमें रोकना है तो हमें उस डीमन लेडी को हराना होगा, वरना ये लड़ाई कभी नहीं रुकने वाली, हमेशा चलती रहेगी। लेकिन तभी लॉयड डीमन से रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो उसे मैनिपुलेशन सिखा सकता है, जिससे कि वो भी अपनी एनर्जी को एक ऐसी दूसरी चीज में ट्रांसफॉर्म कर सके। डीमन ये चीज सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान था। वो कहता है कि तुम ऐसे वक्त में एक टेक्निक सीखना चाहते हो जिस दौरान सभी लोग अपनी जान पर खेलकर एक दूसरे की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरफ हम देखते हैं कि ताओ जब उन मॉन्स्टर से फाइट कर रही थी, तब सिल्विया दूर खड़ी हुई थी और उससे कह रही थी कि वो इतनी कमजोर है कि उसे अपनी स्किल को और ज्यादा डेवलप करना चाहिए। लेकिन ताओ उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम इस तरह से साइड में खड़ी हुई हो तो मुझे क्यों देख रही हो। दूसरी तरफ हम वहाँ लॉयड को देखते हैं, जो कि अभी डीमन से रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो प्लीज उसे वो मैनिपुलेशन वाली टेक्निक सिखाए। वैसे वो डीमन लेडी भी सभी ह्यूमंस का मजाक उड़ा रही थी, जिस दौरान वो लॉयड का भी मजाक उड़ाती है, क्योंकि वो इस तरह से छुप कर बैठा है और वो भी एक प्लॉट गर्ल के पीछे। वो सिल्विया से कहती है कि तुम भी एक बेबी सीटर हो, तुम्हें तो यहाँ पर आना भी नहीं चाहिए था। लेकिन सिल्विया को इस पर गुस्सा आता है। वो पहले तो परमिशन लेती है कि क्या वो लॉयड को अकेला छोड़ दे, और इसके बाद वो लॉयड को एक सेफ जगह पर छोड़कर उस डीमन लेडी से फाइट करने के लिए आगे आती है। वो डीमन लेडी कहती है कि तुम बहुत ही बड़ी गलती कर रही हो, क्योंकि मुझ पर हमला करने का कोई मतलब नहीं है। मैं फिर से खुद को रीजनरेट कर लूंगी, इसलिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन सिल्विया कहती है कि नहीं, यहाँ से जाओगी तो तुम, और वो भी मरने के बाद। लेकिन इस चीज से उस डीमन लेडी को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ सिल्विया पर हमला करने वाली थी। लेकिन सिल्विया तुरंत ही आगे बढ़ते हुए उसके पैरों को उसकी पूरी वेयरवुल्फ बॉडी से अलग कर देती है, जो चीज देखकर वो भी हैरान थे। हम देखते हैं कि यहाँ पर अब वो डीमन लेडी खुद को रीजनरेट कर रही थी, जिस दौरान बाकी सभी नोटिस करते हैं कि वो बाकी डीमन चोट को जल्दी जल्दी हील नहीं कर पा रहे थे। इसका रीजन साफ क्लियर था कि वो जब डीमन लेडी खुद को हील करेगी तो वो बाकी डीमन खुद को हील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। एनर्जी उतनी ही है लेकिन वो सब में फैली हुई है, जिस वजह से ज्यादा लोगों को एक साथ हील करने में उस डीमन लेडी को प्रॉब्लम होगी। और यहाँ पर तो उसे खुद चोट लगी हुई थी, इसलिए वो खुद को ही हील करेगी। इस वजह से वो बाकी मॉन्स्टर तब तक कमजोर रहेंगे। वो सभी लोग सिल्विया से कहते हैं कि इस डीमन पर जितना हो सके उतना अटैक करना होगा, जिससे कि डीमन खुद को हील ना कर पाए, या फिर करे तो बहुत टाइम में करे, जिससे कि इस बाकी मॉन्स्टर को वो लोग खत्म कर दे। दूसरी तरफ हम वहाँ पर हमला करने वाले डीमन अभी लॉयड
को माना ट्रांसफर करने की टेक्निक के बारे में सिखा रहा था, जिस दौरान वो बताता है कि उसे अपनी माना को एक तरफ से दूसरी तरफ भेजते हुए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, और अगर वो अपनी माना के कलर को भी चेंज कर लेता है तो उससे ये पता चलता है कि उसकी माना पहले से ज्यादा डेवलप हो चुकी है। जब वो ये चीज समझ रहा था तो वो लॉयड वहाँ पर ये चीज करने की कोशिश कर रहा था। डीमन ये देखकर हैरान था कि लॉयड ने एक फ्लावर भी क्रिएट कर लिया। वो अभी डिफरेंट कलर का जो चीज देखकर वो हैरान था, क्योंकि इतने टाइम में इस टेक्निक को सीख पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डीमंस भी इन टेक्निक को इतनी जल्दी सीख नहीं पाते। अब उनकी नजर भी यहाँ सिल्विया पर आती है। अब सिल्विया इस गार्ड से लॉयड की एन्चेंट की हुई तलवार मांगती है। वो उस तलवार को देखते हुए इम्प्रेस थी, क्योंकि वो उसकी स्पेल को महसूस कर पा रही थी। उस डीमन लेडी को भी यहाँ पर सिल्विया की डिफेंस में कोई कमजोरी महसूस नहीं हो रही थी। इसका मतलब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह के अटैक का इस्तेमाल करे। ये सिर्फ एक पावरफुल वॉरियर की निशानी है। इस वजह से वो डीमन हैरान थी कि आखिर ये कितनी पावरफुल लड़की है, ये किसी के बच्चे की बेबी सीटर क्यों बन रही है। अब वो हमला करने के लिए आगे बढ़ती है जिस टाइम सिल्विया नहीं हिलती, जिस वजह से वो डीमन लेडी सिल्विया को खा गई थी। हालांकि उसकी भूल थी, क्योंकि सिल्विया तुरंत ही उस तलवार को ऊपर की तरफ करते हुए उस डीमन के कई सारे टुकड़े कर देती है और उसे खत्म कर देती है। इस चीज से सभी बहुत ही ज्यादा शॉक थे। लॉयड समझ जाता है कि सिल्विया को गुस्सा दिलाना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। वैसे यहाँ पर सिल्विया उस डीमन लेडी से कह रही थी कि अगर कोई भी लॉयड के करीब आना चाहेगा, ये उस पर हमला करना चाहेंगे, तो सबसे पहले उसे सिल्विया की तलवार से टकराना होगा। वैसे तलवार उस गार्ड की थी। वैसे इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।